सभी को नमस्ते और आप सबका स्वागत है आज के इस 6 बजे वाले कार्यक्रम में। जैसा कि आपको पता लग चुका है कि एक बार फिर से हमारे देश में डर का माहौल है और जब ऐसा डर का माहौल छाता है, तो कुछ बरसाती मेंढक हैं जो निकल के आते हैं और इस माहौल को हवा देते हैं। तो डर जब लगना शुरू होता है, तो उसमें 2 शब्द आते हैं आजकल, मैजॉरिटेरियनिज़्म और माइनॉरिटेरियनिज़्म। तो इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे हमारे चिरपरिचित पुष्पेंद्र कुल श्रेष्ठ जी से, जिनकी जो ओजमय वाणी है वो सुन के एक बार जो नसें हैं उनमें रक्त प्रवाह है वो खूब दौड़ने लग जाता है। और उनसे निवेदन ये मैंने इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने, जब वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रहे हैं, उनका बचपन बीता है, तो उन्होंने डर का माहौल देखा होगा कि क्या होता है। तो इस पर ज़्यादा अच्छे से रोशनी डाल सकेंगे। तो इसलिए आज मैंने उन्हें निवेदन किया था और वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो पहले हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते पुष्पेंद्र जी, स्वागत है आपका बहुत-बहुत। नमस्कार, 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 नमस्कार नीरज भाई, नमस्कार नीरज भाई। जी। पुष्पेंद्र जी, जब हम ये डर के माहौल की बात करते हैं, तो आपका क्योंकि बचपन बीता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और जहाँ तक मेरी जानकारी है, वहाँ पर हज़ारों परिवार थे जो शांतमयी थे और उनमें एक आप अकेला आपका परिवार था जो रहता था। तो डर का माहौल आपने कभी अनुभव किया था वहाँ पे? नीरज भाई, हम सब लोग, हमारे वालिद साहब यानी पिताजी हमारे वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में स्टेट ऑफिस में थे। हम सब लोग भाई बहन वहीं पैदा हुए, वहीं पढ़े, वहीं हमारा इमादुल मुल्क रोड नाम की एक सड़क थी, उसी पे हमारा मकान नंबर 36 भी था और उसके बराबर में ही मस्जिद बनी हुई थी। तो जैसे कहते हैं कि हमने दूसरी दुनिया देखी ही नहीं थी, हम दूसरी दुनिया के बारे में जानते ही नहीं थे, एक ही दुनिया देखी थी। और वो सब जिंदगी अपनी उसी रफ्तार से जिसमें आपको अपना होने का कोई एहसास होता नहीं है। और क्योंकि हम बाहर से एमयू में नहीं आए थे, इसलिए शायद हमारे पास कोई ये बैगेज नहीं था कि अच्छा मंदिर भी कुछ होता है या पूजा भी कुछ होती है, ऐसा कोई बैगेज ही नहीं था हमको। और एक अकेला परिवार था और पिताजी वहां नौकरी करते थे। लेकिन 1979 में मैं कोई हाई स्कूल में रहा हूँगा, एक घटना थी, उस घटना के बाद से लेकर के एक लंबा समय, जिसे कह सकते हैं कि एकदम आप किसी घटना से 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए सन्नाटे में आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पूरी फैमिली और छोटा भाई, छोटी सिस्टर, बड़ी बहनें, भाभी, ये तमाम सारे लोग, एकदम ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी में एक बहुत लंबे समय के लिए सन्नाटा हो गया है। और चलने पे, उठने पे, बैठने पे, बोलने पे, तो हम लोग थोड़ा-सा कॉशियस थे कि 1979 के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन यहाँ इंदिरा गांधी के पास में वो आया था। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, जिसको आप जानते हैं कि उसे इल्लीगल तरीके से माइनॉरिटी का दर्जा जो है वो देने की सरकार ने बहुत कोशिश की, इंदिरा गांधी ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो दे नहीं पाई। और हुआ ये कि वहाँ वो पूरी एक ट्रेन, वहाँ से लोकल ट्रेन चलती है और वो ट्रेन यहाँ वाया खुर्जा, गाजियाबाद होते हुए दिल्ली पहुँचती है। वो पैसेंजर ट्रेन है, तो उसमें ज़्यादातर 99% अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लड़के थे। तो यहाँ से ये राजेश पायलट हुआ करते थे और उनके साहबजादे सचिन पायलट। ये गाजियाबाद के पास एक जगह है, जिसे कह सकते हैं दादरी, और ये जो पूरा गुर्जर जो कम्युनिटी है, वो उनका वहाँ बड़ी मेजॉरिटी है। तो उस ट्रेन में हर छोटे-छोटे स्टेशन से हर आदमी बैठते थे, लोकल सवारियाँ बैठती थी। तो क्योंकि उसपे ज़्यादातर मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुसलमान लड़के उसपे सवार थे, तो दादरी में किसी लड़की को कोई उल्टी-सीधी हरकत की हो किसी लड़के ने, उसपे कुछ कहा-सुनी हो गई, वो कहा-सुनी बहुत बढ़ गई और उस बढ़ने के बाद में फिर वहाँ मारपीट हुई। और तो बट नेचुरल के लोकल लोगों ने ट्रेन को रोक लिया, फिर मार-पिटाई हुई, तो उसमें 2-4 लोग घायल हो गए। लेकिन हुँ। मुझे याद है कि उस खबर को यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से शाम तक वो खबर पहुंची, और यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे यहाँ जो मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी है, उसमें एक सायरन लगा हुआ था, वो सायरन होता था, वैसे तो सुबह शाम होता था जब वो
ऑफिस टाइमिंग होते थे। लेकिन उस सायरन में ये भी था कि जब वो सायरन काफ़ी बार बोले और काफ़ी बार बजाया जाए, तो जितने भी अली यूनिवर्सिटी में जितने भी हॉस्टल्स हैं, वहाँ के लड़के सब इकट्ठे होकर के यूनियन हॉल हुआ करता था, वहाँ सब पहुँचना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी पे कोई आफ़त आ गई है या कुछ समथिंग वेरी इमरजेंसी हो गई है, तो उसके बाद फिर वहाँ से क्या डायरेक्शन होता है। तो जब वो सायरन काफ़ी देर तक होने लगे, तो पता नहीं सडनली हमको लगा कि ये हम तो क्यों वहाँ रहते थे, इसलिए आइडिया था कि ऐसा कुछ हो, तो हम भी वहाँ भागे उस सायरन होने की वजह से कि भाई क्या हो गया, पता करें वहाँ। तो वहाँ स्पीचेज़ हो रही लगी साहब कि वहाँ दादरी में ट्रेन को रोक दिया गया है, 50 मुसलमान लड़कों को वहां आरएसएस के लोगों ने मार दिया है, गांव में लोग अपनी जान बचाने के लिए, तो इस तरीके की बातें सुनी हम लोगों ने। तो हम लोगों को मतलब, क्योंकि हम कैंपस की जिंदगी में रचे बचे थे, तो हमको लगा भाई ये कैसे हो गया, क्या हो, कैसे, तो बहुत ही बुरा हुआ। तो उस जैसे सब लोग को अफसोस था, हमको भी अफसोस था। और उसके बाद देखते ही देखते देखा कि साहब वो जिस तरीके से खबरें आ रही थी, आप जानते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन कैसे होती है, और ये ना तो उस हुँ, जमाने कोई मोबाइल वगैरह नहीं था। तो पूरे कैंपस के अंदर एक ऐसा माहौल, और उसमें जो जिसे कह सकते हैं कि जो हिडन एजेंडा था यूनिवर्सिटी के लड़कों का, वो ये हुआ कि जैसे वहाँ शमशाद मार्केट थी, वहाँ 2-3 दुकानें हिंदुओं की थी, वो जला दी। ऐसे ही एक जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर उसके बराबर में एक ज़करिया मार्केट था, वहाँ हिंदुओं की दुकानों को जलाया। और फिर देखते ही देखते मतलब पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई मशाल लेके घूम रहा है, कोई तलवार लेके घूम रहा है। तो हमारे घर भी लोग घुसे, कोई हुँ, 50-60 लोग, वो लोग और जिनके चेहरे हम जानते थे, कोई बड़े भाई के साथ पढ़ता था, कोई हमारे साथ पढ़ता था, और वो गुंडे जो जनरली लोकल गुंडे जो होते हैं, वो तमाम सब उसमें शामिल थे। लेकिन सबको यूनिवर्सिटी के वहाँ जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव, सबको शह मिली हुई थी। और वो कोई कोई मशाल लेके घुस रहा है, कोई बक्स को तोड़ रहा है, कोई घड़ी उठा रहा है। उस जमाने एक फोल्डिंग सोफा आया करता था, वो किसी ने उसको फाड़ दिया। तो इस किस्म की चीजें हुई, और एक एक सडनली सडनली हमको लगा कि मतलब हम कहाँ हैं, मतलब व्हाट इज द हाउ विल से, फादर थे नहीं हमारे उस वक्त, वो उनकी आई का ऑपरेशन होना था, तो वो शहर के एक हॉस्पिटल में, आई हॉस्पिटल में है, उनका ऑपरेशन, मदर भी नहीं थी। तो एक बड़ा भयानक मतलब सीन रहा वो, इधर आग लग रही है, उधर आग लग रही है। और हमारे घर से कोई 100 मीटर की दूरी पर एक प्रोफेसर जौहरी साहब थे, उनका भतीजा प्रदीप जौहरी जो एमबीबीएस कर रहा था, उसकी भयानक मॉब लिंचिंग की, उसको मतलब इतनी बुरी तरह मारा कि उसको पहचाना भी नहीं जा सकता था। और वो हमारे घर से कोई 100 मीटर की दूरी पर हुआ। तो वो तमाम सारी चीज़ों ने यकायक मतलब जो इतने सालों से रह रहे थे, एकदम ब्रेक जैसे लाइफ में लग जाता है, वो लगा। हुँ, और उसके बाद में सब खामोश। अब क्योंकि वालिद साहब वहाँ थे और एक पूरी फैमिली थी, तो हमारे पास क्या ऑप्शन था? तो ये हुआ कि भाई ठीक है, इसको यू हैव टू फॉरगेट, इसके अलावा तो देयर इज नो अदर वे। भाई हम अगर हुँ, छोड़ के पूरा घर कहाँ जाते, किस तरफ जाते, दिस होल फैमिली इज देयर। हुँ, तो मुझे याद है कि हमारे फादर ने कहा कि भाई इसके बारे में जो कुछ हो गया उसको भूल जाइए, इसके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं करना किसी तरीके का। तो हम लोगों को भी लगा कि हम इसको शायद भूल जाए तो अच्छा है। तो आप सोचिए कि वो हमारी मेमोरी में था, लेकिन और उस रात हम सबको लग रहा था, हमारी बहनों को भी लग रहा था। अब वो सब हमारी बहनें जो हैं वो रीडर प्रोफेसर होकर रिटायर भी हो गई। सबसे छोटी बहन है वो प्रोफेसर है फिजिक्स में, वो वहाँ अपने देहरादून में। तो उनके मैं जब भी देखता हूँ कि जब भी ये जिक्र होता है, तो उनके चेहरे का खौफ मुझे नजर आता है। लेकिन वो हुँ, एक खामोशी से कहते हैं कि वो हमने वहां से अपना पूरा, जिसे कह सकते हैं कि एक पूरा 7-8 साल उसके बाद तक हम लोग वहां रहे। और फिर फादर रिटायर हो गए, तो फिर हम चले गए। लेकिन आज तक उसका जिक्र हमने इसलिए नहीं कहा कि उसका जिक्र हिंदुस्तान में करना उसका कोई है नहीं। लोग, सियासी लोग सिर्फ आपकी बातों का फायदा उठाते हैं, और आपको जो उसका दंश झेलना होता है उसके बारे। लेकिन इसमें मुझे एक बात याद है, आज उत्तर प्रदेश का चुनाव है और देश में बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। ये मैं रेफरेंस के लिए कह रहा हूं, ताकि लोगों को हमेशा यह है, क्योंकि ये सब बातें मैं कभी बोलता नहीं हूं, क्योंकि आपसे हुँ, एक अलग मेरी मित्रता है। जब आपने सवाल पूछा तो मैंने कहा कि कम से कम उन चेहरों के ऊपर से नकाब हट जाए। तो जो असल हुँ, इशू है उस पे मैं आऊंगा। उस वक्त मुलायम सिंह अपोजिशन में हुआ करते थे यूपी में, और बनारसी दास गुप्त जी थे जो थे, वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, और मुलायम सिंह अपोजिशन में थे। और मुझे याद है कि इस पूरे घटना के ऊपर मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो स्पीच दी थी, आज वो मुलायम सिंह नहीं दिखते मुझे। मुलायम सिंह की वो हुँ, स्पीच निकलवा के लोग देख सकते हैं। मुलायम सिंह ने उस वक्त कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिंदुओं के साथ वो हुआ है जो भारत विभाजन के समय पाकिस्तान में हुआ था। ये उनकी अच्छा, स्पीच का अंग है, क्योंकि उस वक्त तक मुलायम सिंह थे, और फिर बाद में किस तरीके से वहां वो
दूसरे लोगों का नशा चढ़ा, और वो जो आप जानते हैं आजम खान नाम का एक आदमी जो रामपुर में 17 साल की उम्र में हाई स्कूल करके वहां घूम रहा था, और 1965 के युद्ध में वहां वो जब वो फौजें वहां से जा रही थी कि रामपुर एक कैंटोनमेंट एरिया है, तो किस तरीके से इस आदमी ने सड़कों को खोद दिया था अपने दोस्तों के साथ मिलके, और वहां जो फौज जा रही थी मूवमेंट पे बॉर्डर के लिए उसके ऊपर पथराव किया। तो वहां पर एक मिस्टर सहाय नाम के एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने इसको पकड़ा और बहुत इसकी पिटाई की, और बहुत दिल्ली से बड़े सख्त आदेश गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने छोड़ दिया और इससे ये कहा कि तुम शहर से चले जाओ क्योंकि तुमको यहाँ रहना ठीक नहीं है। तो ये वहां से भागा रामपुर से, और भाग करके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में चला गया, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में इस तरीके के तमाम गुंडे बदमाश जो हैं उस कैंपस में इसलिए पनाह ले लेते हैं क्योंकि वहां पुलिस डायरेक्ट नहीं जा सकती जब तक वाइस चांसलर ऑर्डर न दे, और जब वाइस चांसलर भी ऐसी इसी टाइप के लोग आए हों, ये जो अंसारी टाइप का मक्कार है, उसी टाइप के बहुत मक्कार वाइस चांसलर थे वहां, तो वो कभी आने नहीं देते थे पुलिस को। तो ये वहां रहा, वहां से पढ़ा, और फिर आपने देखा कि उसका क्या किरदार है उसका रामपुर का, वहां से निकले हुए आजम खां का। तो मैं ये बता रहा हूं कि उस वक्त कितना बुरा हाल रहा होगा, लेकिन हम लोगों ने कभी उसका जिक्र नहीं किया क्योंकि आपकी बहनें हैं, आपकी भाभियां हैं, आपके फादर हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो एकदम सडनली सर यू कांट चेंज एवरीथिंग ना। तो ये इस पस मंजर में जो आपने मुझे डर की बात कही, लेकिन उस डर से मैंने उबरने के लिए ये सोचा कि देखिए हम सब लोग इसका जिक्र करें तो, और तो ज्यादा कोई इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ तो ऊपर से लेके नीचे तक सभी लोग हैं। हमें लोग अलग अलग तरीके से दिलासा देंगे, नहीं वो बाहर के लोग आ गए थे, कुछ लोग हमसे बता रहे थे यहाँ बाहर के लोग आ गए थे, और ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं, जो आप देखते हैं झूठी मक्कारी, ये मुनाफत जो करते हैं, तो हमने भी मान लिया कि बाहर के लोग आ गए थे। अगर हम घर के लोग हो, क्योंकि जिनकी तस्वीर हमारी आंखों के अंदर फोटो फिनिश की तरह बसी हुई हो, हमको कौन समझाएगा, लेकिन हमने मान लिया क्योंकि हम सबको वहां रहना था। तो वो एक डर था, लेकिन हमने उसके बावजूद भी ना वहां शहर के किसी हिंदू लीडर को बुलाया, ना उनको कुछ कहा, वो अपनी राजनीति कर रहे थे करें, और ना ही हमने इसके बारे में जिक्र किया, और हम सब लोग वहां से पढ़े, ग्रेजुएशन किया, फिर वहां से पीजी किया, और हम सब बाहर आ गए। तो मेरा कहना यह है कि जो आपने डर की बात कही, डर वहां हुआ, डराया गया, और डराया इसलिए गया कि भाई आप हैं लेकिन औकात में रहिए, आप ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। हम तो वहां कोई एक्टिविटी करते नहीं थे, लेकिन बीच बीच में आपको डराने से ये लगता था ना कि आप ये मान के चले कि कुछ चीजें आपके लिए नहीं है, यू डोंट आस्क फॉर दिस, यू भी आप जाएं, पढ़ें लिखें, डिग्री ले जाएं यहां से, लेकिन ये न सोचे कि आपको यहाँ कुछ और भी करना है। तो हमारे यहाँ उस किस्म का माहौल रहा, और हम फिर वहां से मतलब जब फादर रिटायर हो गए तो हमने छोड़ दिया। तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में तो मैं अपनी क्या कहूं, वहां एक DS जैदी नाम के वाइस चांसलर साहब थे, और शिया सुन्नी पे ये यूनिवर्सिटी 2 हिस्सों में बटी हुई है, और इस यूनिवर्सिटी का किरदार यही है कि पाकिस्तान बनने का थॉट इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सर सैयद ने दिया, जो इसके फाउंडर हैं। और लोग नहीं जानते कि पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, और जिसको 7 साल के बाद पाकिस्तान में असैसिनेशन गोली मार दी गई। तो अलीगढ़ के बारे में एक दूसरी में छोटी सी बात कहकर के आपके मेन मुद्दे पे आऊंगा कि मुस्लिम लीग के एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे खलीकुज्जमा, और खलीकुज्जमा साहब ने किताब लिखी थी पाथ वे टू पाकिस्तान। उस किताब के पेज नंबर ये कब की बात है मेरा ख्याल है ये जब वो यहां से पाकिस्तान बन गया था, मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे वो, और यूपी में थे खलीकुज्जमा साहब, आप उन्हें गूगल कर सकते हैं। उनकी किताब थी पाथ वे टू पाकिस्तान, जो भारत में नहीं मिली, और मेरे पास थी, लेकिन मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा हूं, पता नहीं घर बदलने में कहां रह गई है वो किताब। उस पाथ वे टू पाकिस्तान पे 148 पेज पे ये लिखा हुआ था कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय न होता तो हमारे ख्वाबों का पाकिस्तान हमें कभी न मिलता। तो यहां से अलीगढ़ से, क्योंकि उस वक्त यहां से लोग गए, जो BA भी कर लिया था, जो हाई स्कूल कर लिया था, वो वहां गए और उनको बड़ी बड़ी नौकरियां मिली, क्योंकि वहां जब जाहिली थे तो उनके पास तो कुछ था ही नहीं। तो कुल मिलाकर के ये अलीगढ़ की अपनी एक ये भूमिका है। तो वहां BS जैदी नाम के एक वाइस चांसलर बने, वो शिया थे। अब आप सोचिए कि शिया वाइस चांसलर को हटाने के लिए वहां के सुन्नी मक्कार मुसलमानों ने क्या किया कि वाइस चांसलर लॉज के पीछे, क्योंकि शिया सुन्नी को लेकर भयानक झगड़ा रहता है वहां का, और उस यूनिवर्सिटी के ऊपर शियाओं का कम और सुन्नियों का ज्यादा कब्जा है, और जब शिया सुन्नी का मामला खत्म हो जाता है तो फिर इस पे होता है कि कौन देवबंदी है और कौन बरेलवी है। फिर यहां से हटेंगे तो कौन गाजीपुर का है, कौन बिहार का है, और कौन यहां बरेली का है। तो वो एक टसल है। लेकिन BS जैदी साहब जब वाइस चांसलर थे तो उनको बदनाम करने के लिए उन लड़कों के वाइस चांसलर के जितने भी कैंडिडेट जो लोग नहीं बन पाए, तो वहां कैसी पॉलिटिक्स होती है
कि वाइस चांसलर साहब का जो घर था, उनके पीछे जो जगह थी वो खाली ऐसी बेजार सी जगह पड़ी रहती थी। वहां किसी ने एक दिन सुबह सुबह ये खबर मिली कि साहब देखिए बीएस जैदी जो है, इसके घर के पीछे कुरान शरीफ जला मिला है, और वो लड़कों ने जलाया था कुरान शरीफ बीएस जैदी को फंसाने के लिए, और पूरी यूनिवर्सिटी में हवा उड़ गई और तमाम साहब उनको बड़ा अपोलोजिस्टिक कर दिया गया। तो ये शरारतों के एक्सपर्ट हैं ये जो यूनिवर्सिटी है उस किस्म की। तो वहां मैं कह रहा हूं कि वहां तो शियाओं को नहीं बर्दाश्त किया, तो हमारी आपकी बात छोड़ दीजिए। और एक घटना और मेरे दौर की है जो मैं आपको इसलिए बता दूं ताकि इस जिस आदमी पे आज आपने चर्चा रखी है, ये इसके खून का मामला है। ये कोई अंसारी नाम का कोई एक नाम है, ये नाम नहीं है, ये अंसारी नाम का एक खून है, जिसको आप कह सकते हैं कि ये ब्लड ही गड़बड़ है। तो यहां पे आने से पहले मैं आपको बताता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर ये रूल बना हुआ है कि अगर कोई वाइस चांसलर अपॉइंट होना हो और वाइस चांसलर अपना टर्म करके पूरा चला गया हो और नया वाइस चांसलर ना आ पा रहा हो, तो एक रूल है कि जो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर ऑफ द कैंपस होगा उसको वाइस चांसलर केयरटेकर बना दिया जाएगा। तो ये 1976-77 के आसपास की बात होगी। और उस समय एक बहुत पढ़े लिखे यहां दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एक साहब गए थे, प्रोफेसर अली मोहम्मद खुसरो, और बहुत ही मतलब समझता हूं मॉडर्न ख्यालात के थे, और 3 बीवियां थी उनकी, और अलग अलग थे उसमें एक सिख भी थी उनकी पत्नी। खैर वो एक अलग मामला है, दैट इज नॉट माय इशू। बट खुसरो साहब के जमाने में वो बेचारे आने में देर हो गई उनको दिल्ली अलीगढ़, तो वहां जो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर थे वो एक वहां शर्मा जी थे, और उन शर्मा जी को आपको एक्टिंग वाइस चांसलर बनाना पड़ा। तो इतनी नफरत का ये आलम है, ये जो गाने लिखे जाते हैं, ये डायलॉग बोले जाते हैं, इसके पीछे देखिए कि वो वाइस चांसलर साहब जो बेचारे हिंदू थे और वो तिलक लगाते थे, धोती पहनते थे, संस्कृत या हिंदी डिपार्टमेंट के थे, उनको वाइस चांसलर लॉज में बैठने नहीं दिया उनके ऑफिस में लड़कों ने 2 महीने तक। कहा कि सर सैयद की कुर्सी पर ये हिंदू कैसे बैठेगा, और वो भी इतने मतलब मस्तमौला आदमी थे कि उन्होंने 2 महीने तक वाइस चांसलरशिप की, लेकिन लॉन में कुर्सी लगा के की उन्होंने। और इसके पीछे पूरी लॉबी थी वहां मुसलमान टीचरों की कि इतना हैरेस कर दो कि ये आदमी को, भाई सर सैयद की कुर्सी तो वली अल्लाह है, सर सैयद तो अल्लाह मियां से भी ऊपर है, मोहम्मद साहब से भी ऊपर है, तो भाई उनकी कुर्सी पे कोई कैसे बैठ सकता है, कि उन्होंने तो वो काम किया है जो मोहम्मद साहब ने नहीं किया। तो एक यूनिवर्सिटी बनवाई है में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, और जो हिंदुस्तान के अंदर तमाम एक इंटेलेक्चुअल आतंकवादी पैदा करती है, उसी का नतीजा है ये। तो वहां से आजम खां हो या वो जो आपके बिहार के एक मंत्री बना था एजुकेशन का, वो भी वहीं का। तो जितने भी यहां से निकल के गए हैं, ये वो ब्रीडिंग और एक ऐसी जगह है जहां के वाइस चांसलर एक आए थे वहां हैदराबाद से, और वो वाइस चांसलर सैयद हाशिम उनका नाम था। और ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये उनका स्टेटमेंट है। उन हाशिम साहब ने ये कहा कि जो इस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आता है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, वो जब यहां आता है वो ठीक ठाक होता है, और जो मुसलमान बाहर से आकर के इसकी डिग्री लेके जाता है, यहां से निकलने के बाद वो एक कट्टर एंटी हिंदू और एंटी इंडिया एलिमेंट बन जाता है। तो ये वो जगह है जहां हिंदू को भी कम्युनल बना देते हैं और मुसलमान को भी कम्युनल बना देते हैं, और पूरी दुनिया में इसकी तिजारत चल रही है। तो आप ये कह रहे हैं डर की बात, तो मतलब वो तो शहर के अंदर भी ये हालात बहुत लंबे समय तक रहे। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि आज जिस तरीके का है, तो ये तो वाली कहावत है कि चोरी और सीनाजोरी और गुंडागर्दी, ये जितने भी चाहे वो आपके फिल्म इंडस्ट्री के मुनाफिक मक्कार हो, या ये सियासी लीडर हो, या ये जो हामिद अंसारी नाम का मरदूद है, ये मरदूद जो है, ये पहली बार ऐसा नहीं करना। इसके पूरे आप इतिहास को खंगालेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये आखिर है कैसा, इसकी नसों में किसका खून है। इसलिए भारत के लोग जो हैं फेस वैल्यू पे इस तरीके के मुसलमानों को लेते हैं। ये जो हामिद अंसारी नाम का आदमी है, जो 2 बार भारत का 2000 मेरा ख्याल है कि 17 तक ये उपराष्ट्रपति रहा है भारत का। आप इसके इस चरित्र को देखिए कि इसके ग्रैंडफादर, इस हामिद अंसारी के ग्रैंडफादर का नाम था मुख्तार अंसारी, और मुख्तार अंसारी 1918 में और 1920 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। और कमाल देखिए कि उस जमाने की क्या राजनीति होगी, और क्या नेहरू जी और क्या कांग्रेस, ये दुकानें जो थी क्या थी, कि ये आदमी
1918 में मुस्लिम लीग का, 1920 में मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट था। और ये वो दौर है जिस जमाने मोपला हुआ था 1921 में। जी। लेकिन यही आदमी 1927 में कांग्रेस का अध्यक्ष हो जाता है। अब कमाल देखिए, मतलब आप आज जो चरित्र है कांग्रेस का, आप इसको देखें और कमाल की बात देखिए कि जिस वक्त कांग्रेस में और मुस्लिम लीग के बीच में चर्चा चल रही थी, जिसे आप 1916 का लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं, तो ये आदमी कांग्रेस की तरफ से, यानी जिसकी जड़ों में मुस्लिम लीग का खून हो, वो 18 में प्रेसिडेंट रहा, 1920 में प्रेसिडेंट रहा, 1927 में कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, 1916 में कांग्रेस की तरफ से मुस्लिम लीग से वो जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हो रही थी मुसलमानों के, उसको निगोशिएट भी ये कर रहा था। तो आप सोचिए कि वहां से चलने वाले उस शख्स की बात करते हैं और फिर हम आते हैं इस हामिद अंसारी के ऊपर। इस हामिद अंसारी के बारे में, ये साहब यूएई, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरबिया, ये सब जगह एम्बेसडर रहा भारत का, और ईरान में रहे। तो ये जग जाहिर है, कोई नई बात नहीं है। ये इतना मरदूद है, इतना जलील है, इतना मक्कार है कि इस आदमी ने, इसकी रगों में जो खून है ना, ये जो मक्कारी शेरवानी पहन करके ये अपनी तमाम गुंडागर्दी बचा लेते हैं, कि शेरवानी पहनने का मतलब लोग समझते हैं कि तमीजदार आदमी होगा, थोड़ा शरीफ आदमी होगा, लेकिन शेरवानी जो है गुंडागर्दी को छुपाने की भी एक लिबास बन गया है। इसने ईरान में रहते हुए, आप सब जानते हैं कि देश दुनिया भर में जहां जहां आपकी एम्बेसीज होती हैं, हाई कमीशंस होते हैं, वहां आपके इंटेलिजेंस ऑफिसर भी रखे जाते हैं, लेकिन उनकी आइडेंटिटी इंटेलिजेंस ऑफिसर की नहीं होती है। बड़ा कॉमन है, हर आदमी रखता है, हर देश रखता है। लेकिन इस मरदूद ने वहां की नेशनल गार्ड के साथ मिलकर के रॉ के जो दो बड़े अफसर थे, उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी और दोनों मारे गए। और ये बात जग जाहिर है, सबको पता है। लेकिन आप ये देखिए कि इतना लंबा कैरियर ईरान में रहा, अफगानिस्तान में रहा, ऑस्ट्रेलिया में रहा, सऊदीया में रहा, हिंदुस्तान ने इस मरदूद को इतनी बड़ी बड़ी चीजें दी। या ये कह लीजिए कि जिस दौर में ये रहा, उस दौर में आप सोचिए कि कौन लोग थे, वो वही लोग थे कि तुम चाहे मुस्लिम लीग में रहो, चाहे कांग्रेस में रहो, क्या फर्क पड़ता है। तो इस शख्स ने, उसके बाद फिर ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा 2000 से लेकर के 2002 तक, और उसके बाद ये माइनॉरिटी कमीशन का 5 साल चेयरमैन रहा, 2006 से लेके 2007 तक ये वहां उस वक्त यहां रहे लंबे समय तक। तो मैं आपसे जो कहना चाहता हूं कि कुल मिलाकर के गाजीपुर से निकला हुआ ये आदमी, इसका दूसरा चरित्र देखिए। ये जो बात जब करता है कि साहब हमें यहां डर लग रहा है, इसके दो भाई निजाम जो हैदराबाद वाला था, जो भारत की सेना से रजाकार लड़ रहे थे, इसके दो भाई निजाम की तरफ से लड़े। अच्छा। आप सोचिए जरा कि ये कोई ऐसा नहीं है, इसने निजाम की जूतियां इन्होंने भी उठाई हैं, इनके भाइयों ने भी उठाई हैं, और फिर ये उससे लड़े नहीं। आप सोचो कि इस किरदार के लोग हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस और होम मिनिस्टर की पोजीशन पे बैठ जाएं, तो इस मुल्क का तो फिर बेड़ा गर्क हो नहीं है। तो ये हामिद अंसारी जिसे आप कहते हैं, मैं ये मानता हूं कि ये वो शख्स है कि जिसका सगा चचेरा भाई कौन है, जो मुलायम सिंह की सरकार में मुख्तार अंसारी, जिसको कोटा में एक ठाकुर शैलेंद्र सिंह नाम के बलिया के, उस जमाने बनारस के एक डीएसपी, डिप्टी डीएसपी ने मशीन गन के साथ पकड़ा था, इस पे पोटा लगाया था, और उस वक्त इसकी सरकार मुलायम सिंह की इन्हीं के दौर उस पे बल पे चल रही थी, और उसको, उस आदमी ने बहादुरी का काम किया, बड़ी चर्चा हुई, और 24 घंटे के अंदर आदेश आ गया कि वो जो पोटा लगाया गया है वो तत्काल हटा दिया जाए, और उसके दबाव में वो पोटा हटा और वो मशीन गन जो थी उसको हशप कर दिया गया, और मुलायम सिंह की लिटरली आदमी सरकार चलाता था, और फिर उसको सस्पेंड कर दिया गया। और बाकायदा मुलायम सिंह ने अपने
पूरे तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके माध्यम से एक पूरे एक ऑपरेशन पे इसको भेजा। और वो डीएसपी ने, मैंने जब उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि मुझे सबने बता दिया था कि आपका इनकाउंटर करना चाहते हैं इसी मुठभेड़ के अंदर ये लोग। तो आप सोचिए कि ये ताकतें जो खुले हुए गुंडे हैं, जो खुले हुए माफिया डॉन हैं, उनके रिश्तेदार उपराष्ट्रपति बन जाएं, वो खुलेआम जो है वहां आपके बीजेपी के सिटिंग एमएलए को मार दें, गुंडागर्दी करें। और पूरी कांग्रेस में जब ये मुनाफिक बैठा हुआ था वहां, तब भी पूरी कांग्रेस ने उसे बचाने के लिए पंजाब में एक फेक कॉल करके वहां भेजा और कहा कि साहब पंजाब का मुकदमा ऐसे क्योंकि वहां सेफ रहेगा। तो आप सोचिए कि आपकी व्यवस्था में और सत्ता में कैसे कैसे दलाल बैठे हुए हैं, छोटे मोटे नहीं है। और मैं कुछ कामों में, कुछ बातों में मैं नीरज भाई बड़ा लिहाज नहीं रखता हूं। एक और माफिया डॉन है जिसकी बड़ी चर्चा होती है, उसका नाम है अतीक अहमद। इस अतीक अहमद को किसने बचाया? मायावती की सरकार में एक बहुत बड़े, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, ये शर्म लगती है मुझे कभी कभी कि ऐसे लोग भी अपने आप को राष्ट्रवाद के ठेकेदारी लेके घूमते। वो उस समय स्पीकर थे। मायावती इस गुंडे को इनकाउंटर के आदेश दे दिए थे। अच्छा। उस नेता ने, जो इलाहाबाद में बड़ा नामी गिरामी नेता है, उसने अपने घर में 3 दिन तक अतीक अंसारी को छुपा के रखा, फिजिकली छुपा के रखा। और वो स्पीकर था उत्तर प्रदेश। जी, अच्छा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर ने अपने घर में उसे छुपा के रखा। तो ये ऐसा नहीं, एक और बहुत बड़े लीडर थे बनारस के, वो इलाहाबाद में वो रिटायर हो गए, वो 75-76 के, ये सब लोगों ने इनको पाला है। ऐसा नहीं है कि दूध के धुले लोग हैं दूसरी तरफ भी। इसलिए हम कभी कभी सोचते थे। जी जी जी, इसमें क्वेश्चन आता है, हमारे एक दर्शक है वो भी यही पूछ रहे हैं, वो आपसे पूछना चाहते हैं। जदौन जी हैं। पुष्पेंद्र जी प्रणाम। हम हिंदू गुरु गोविंद सिंह जी की तिल और तेल वाली सीख क्यों भूल गए? कब तक हामिद का विश्वास जीतने में लगे रहेंगे और मुख्तार हमारी गर्दन जिबा करता रहे? देखिए मेरे भाई जादून साहब, समस्या ये नहीं है, समस्या हमारे अंदर है। हम बार बार दुनिया को जिम्मेदार ठहराएं, क्योंकि पूरा हिंदू सनातनी समाज सिर्फ ये चाहता है कि मेरी लड़ाई कोई और लड़े, मुझे अच्छी सड़क मिले, जहाज मिले, खाना मिले, तेल सस्ता मिले, घी सस्ता मिले, मैं राष्ट्र के नाम पे चोरी करूं, दूध में मिलावट करूं, मसालों में सब कुछ मिलाऊं, और उसके बाद भी मैं राष्ट्रवादी कहलाऊं, और बाकी सारे काम पुष्पेंद्र जी, जीडी बख्शी, आर.एस. सिंह साहब, नीरज अत्री, ये सब पागल हैं, ये करते रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है, सत्ता की में हमें बैठना है। तो मेरा कहना यह है कि जिस दिन भी सनातनी हिंदू समाज राष्ट्र को मजबूत करेगा, और राष्ट्र मजबूत जब होगा कि जब कोई ना यादव होगा, ना ठाकुर होगा, ना ब्राह्मण होगा, ना बनिया होगा, और सब अपना अपना काम करेंगे, और जब हम सरकार चुनेंगे तो सनातनी होके चुनेंगे, और सरकार चुनेंगे तो फिर सरकार से हम ये नहीं कहेंगे कि आलू के दाम सस्ते कर दो और पेट्रोल के सस्ते कर दो। हम ये कहेंगे कि जो राष्ट्र को बचाने के लिए काम करने चाहिए वो पहले करिए। इसलिए वो गुरु गोविंद सिंह की जो कहावत है वो तभी चरितार्थ होगी जब हम अपने आप को क्या समझते हैं। हम यादव समझते हैं, बनिया समझते हैं, ठाकुर समझते हैं, कायस्थ समझते हैं, लेकिन हिंदू नहीं समझते। इसलिए 90 करोड़ लोगों से ना आपसे कोई डरता है, ना आपकी कोई सुनता है, ना सरकार आपकी सुनती है, क्योंकि आप एकजुट नहीं हैं। और मैंने कहा कि आप किसी के खिलाफ एकजुट मत होइए, कम से कम अपने राष्ट्र को बचाने के लिए एकजुट होइए। इसलिए आपकी हालत और खराब होने वाली है, क्योंकि आप सबसे सस्ते में बिकते हैं, वो नहीं बिकते, आप बिकते हैं सस्ते में। आपको 2 रुपए किलो चावल दे दो, दिल्ली के बड़े धनाढ़ लोग, समझदार लोग, बड़े पढ़े लिखे लोग, अंतरराष्ट्रीय मामलात को आंखों के सामने देखने वाले दिल्ली के इतने इंटाइटेड लोग, 2 रुपए किलो चावल और 2 महीने की बिजली मुफ्त देने पे सरकार को किसी को बिठा देते हैं। तो हम अपना चरित्र भी तो देखें मेरे भाई। इसमें हम दूसरों को जिम्मेदार, दूसरे तो हैं ही, वो तो ओपन है, वो तो साफ साफ कह रहे हैं। आपकी आवाज आपके कानों में नहीं जा रही, आप कंफ्यूज हैं। आपके लोग बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है। तो ये आपसे कोई दुश्मन नहीं कह रहा, आपके अपने लोग कह रहे हैं जो ठेकेदारी लेके घूम रहे हैं। वो ये कहते हैं भाई सब हिंदू हैं। तो मैं कहता हूं फिर सब हिंदू हैं तो फिर इस बात की चिंता क्यों कर। एक तरफ ये झूठ है, दूसरी तरफ कहेंगे कि देखिए हमें घर वापसी करनी है, फिर तीसरी तरफ कहेंगे जनसंख्या बढ़ रही है। अरे भाई जब सब हिंदू हैं तो फिर जनसंख्या बढ़ने की चिंता क्यों हो रही है? तो कुछ बोलना है, कुछ कहना है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग मेरे भाई। हमें अपने जो हमारे लॉजिक है वो ठीक तो करें कि हम कहना क्या चाहते हैं। क्या हम सत्ताएं समझ में आती हैं कि वो समय समय पे अपना मौके बदलती हैं सरकारें, क्योंकि उन्हें वोट लेना होता है।
लेकिन जो ठेकेदार घूम रहे हैं वो नई नई परिभाषा दे रहे हैं। तो वो किस हिंदू को दे रहे हैं? वो उस हिंदू को दे रहे हैं जो बंगाल में मारा जा रहा है, जो कश्मीर में मारा जा रहा है, जो हरियाणा में मारा जा रहा है। तो कौन ठेकेदारी ले रहा है कि तोमर को जब हम मारा गया, उस लड़की को, निकिता तोमर को, तो किसकी सरकार थी? अगर बंगाल में मारा जाता है तो हम बड़ा सीना पीटते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कमलेश तिवारी मारा गया तो कौन रोया? किसकी सरकार थी? तो मैं ये कह रहा हूं, ये पाखंड नहीं चलेगा मेरे भाई। ये हो गया, एक दौर था कि आप झूठ से आपने दुकान खड़ी कर ली, लेकिन आज का युवा हिंदू नहीं सुनना चाहता। वो ये नहीं कह रहा किसी का गला काट दो, लेकिन आपके नरेटिव तो ठीक हो। आपका नरेटिव भी ठीक नहीं है। आज भी आप ये लगे हुए हैं कि हमें अपनी, हम जो बात कहें उससे शत्रु अनुमोदन कर दे, बस उसका अनुमोदन चाहिए। उसका अनुमोदन नहीं होगा तो फिर हम बड़े राजा नहीं कहलाएंगे, बड़े सिव लिबरल नहीं कहलाएंगे। तो मैं सिर्फ जो हामिद अंसारी पे दोबारा से आना चाहता हूं कि हामिद अंसारी एक सोच का नाम है। वो फिल्म इंडस्ट्री में भी है, वो एजुकेशन में भी है, वो पॉलिटिक्स में भी है। इसलिए मुसलमान सपा में हो, बसपा में हो, कांग्रेस में हो, मुस्लिम लीग में हो, कांग्रेस में हो, वो अपने एजेंडे के लिए एक साइलेंट उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग है। उनका एजेंडा है कि किसी भी तरीके से आओ, चाहे सपा से आओ, चाहे बीजेपी से आओ, जीत के हमारा आदमी आ जाए, खत्म किस्सा। क्योंकि वहां कोई ईमान का मामला, उन लोग समझते हैं कि उनका ईमान आपके मैनिफेस्टो पे लाए। नहीं, उनका ईमान तो एक ही किताब पे आया है, और उस किताब में आप है ही नहीं, उस किताब में आपके लिए जगह ही नहीं है। तो आप गलतफहमी के शिकार हैं कि वो बीजेपी पे ईमान ले आया, कि वो कांग्रेस पे ईमान ले आया। वही शहनवाज जिसे आपने अपनी बेटी दे करके, शादी करके, उसको आपने बताया कि भाई हमने हिंदू बेटी दी, इसको हमने समझाया और बड़ा अच्छा मुसलमान है। लेकिन एक डिबेट में आप जैसे बुद्धिजीवियों ने देश भर में जो अलग जगा करके 21 आयतों के बारे में जो आपने बात बताई, उसमें से ही साफ साफ किसी ने कहा, तो उसने बीजेपी के एक प्रवक्ता को यह कहते हुए झाड़ दिया कि मैं बीजेपी का लीडर हूं, कुरान शरीफ पे तुम्हारी बकवास नहीं सुन सकता। तो सवाल यह है कि आप बेटी भी देंगे, मंत्रालय भी देंगे, लेकिन उसके बाद जब जब वो हटाएंगे तो निकलेगा अंदर से वही। तो सवाल ये कि आप इस तरीके से खरीद करके देश में मूर्ख बनाने के लिए कि अब इनको, इनसे दोस्ती करो, कि अब ये भाई हैं, अब ये हिंदू हैं और इनके पुरखे हिंदू हैं, फलाना हिंदू है, ढिमाका हिंदू है। तो बंगाल में जिनकी हत्याएं हुई, दिल्ली कश्मीर में जो 2500 से मारे गए, उनके बारे में नहीं किसी ने पूछा। हमें अपने आदमी के मरने पर दर्द नहीं होता, दूसरे के मरने पर दर्द होता है, क्योंकि हमें अंदर से एक, हमारे अंदर हीन भावना है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग हमें ये समझें कि देखिए साहब हम लिबरल नहीं हैं। तो एक परिभाषा तय कर ली और उस परिभाषा को इसलिए जी रहे हैं, इसलिए ढो रहे हैं कि हमें इससे शत्रु का अनुमोदन मिलता है, शत्रु हमें कम बुरा नहीं कहता। तो ये एक बीमारी है। तो हामिद अंसारी तो मैं समझता हूं कि बहुत बहुत बड़े जब पे चला गया है, बहुत छोटे छोटे लेवल पे ये काम हो रहा है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। वो जब कश्मीर में आए थे मारने, तो क्या कश्मीर के उस टीकालाल टपलू से ये पूछा था कि तुम तो एक विद्वान आदमी हो, तुम तो कुरान शरीफ का ट्रांसलेशन कश्मीरी में कर रहे हो, तो हम तुम्हें नहीं मारेंगे? उसकी तो आंखें निकाल ली उन्होंने। तो जब वो मारने आए तो नीरज जी पूछेंगे कि आप कट्टर हिंदू हैं या लिबरल हिंदू हैं या आप कांग्रेसी हिंदू हैं या सपा के हिंदू हैं, वो तो मारेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये बीमारी हमारी है। इसलिए हमारी इस बीमारी के कारण, क्योंकि पूरा समाज राजनीतिक ड्रिवन हो गया है, हर आदमी सत्ता पे जाना चाहता है, और सत्ता में जाने के बाद मेरा मकान, मेरी जाति, 4 गाड़ियां, मेरा परिवार, इससे वो सोचता नहीं आगे। मुसलमान जाता है सत्ता में डकैतों को, बदमाशों को, स्मगलरों को, चोरों को, लुटेरों को, दलाल, अपने आदमी को मजबूत करने जाता है। तुम अगर माफिया है तो तू और मजबूत माफिया हो जाए। इसलिए आपको याद होगा कि हाजी मस्तान जैसा आदमी बॉम्बे में, हाजी मस्तान जैसा आदमी सुनील दत्त से टेलीफोन करके ये कहता है कि तुमने शादी इससे जिससे करने जा रहे हो, तुमने इजाजत दी, तो वहां जाते हैं। सुनील दत्त जो अपने आप को बहुत बड़ा ठेकेदार बता रहे थे सेकुलरिज्म का, उनकी शादी में हाजी मस्तान ने दखल दिया और हाजी मस्तान के दरबार में जाके गए और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उसे बहुत प्यार से रखूंगा। अब हाजी मस्तान एक माफिया, उसका क्या लेना देना है? और सुनील दत्त अपने आप को बहुत बड़े, बाद में तो सेकुलरिज्म के ठेकेदार बन के वो घूमे, लेकिन ये उनका चरित्र है कि तुम एक गुंडे और माफिया के पास गए और उसको तुम अश्योरेंस दे रहे हो कि मैं उसको ठीक से रखूंगा, और उसका क्या लेना देना? कहां वो हाजी मस्तान का? तो ये जो कैरेक्टर है कि वो हाजी मस्तान हो, दाऊद इब्राहिम हो, आजम खां हो, गुंडा हो, बदमाश हो, मुख्तार अंसारी हो, जावेद अंसारी हो, अतीक, वो किसी पार्टी में हो, लेकिन हमारे आदमी को हाथ मत लगाना। उसके बाद सेकुलरिज्म पे, ये पॉलिटिकल, ये जो हामिद अंसारी है,
ये पॉलिटिकल गुंडा है, पॉलिटिकल माफिया है, पॉलिटिकल कम्युनल एजेंडा है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब मैं इन लोगों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि जिना के जो दिल में था उसने करा, लेकिन ये वो लोग हैं जो मुंह पे कुछ है अंदर कुछ है। और हिंदू मूर्ख ये समझता है कि देखिए साहब कितनी अच्छी गजल पढ़ रहे हैं, कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। तो हामिद अंसारी एक नहीं बहुत सारे हैं। क्या आप मुझे बता दें, वो जो रामपुर के पास में एक जगह है, मुरादाबाद के पास में, वहां से जो समाजवादी पार्टी का एमपी आता है शफीकुर रहमान बर्क, वो तो वंदे मातरम होता है और पब्लिकली उठ के चला जाता है आपकी पार्लियामेंट से, तब कोई नहीं बोलता उससे। तो मैं वही कह रहा हूं, इनको ये मालूम है कि ये देश कुछ सालों तक है हमारे पास, इसलिए क्योंकि हिंदुओं की, मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं, चाटुकारिता, लालच, मक्कारी और अपनों से दगादारी के चलते ही इस देश में 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास हो गया। इन दलालों के चक्कर में हिंदुओं के इस देश के अंदर वक्फ प्रॉपर्टी कानून 2013 बन गया और ताजमहल के ऊपर कब्जा कर लिया। तो ये हामिद अंसारी की सोच को लेकर के हम जब जब चर्चा करेंगे तो ये हामिद अंसारी तक हमें फोकस नहीं रखना चाहिए। हमें इस बात पे फोकस रखना चाहिए कि एक सिविल एविएशन मिनिस्टर बना था इब्राहिम नाम का, आपको याद होगा, कर्नाटक का, वो कितना जी। बड़ा माफिया डॉन था। तो आज वो कहां है नहीं पता, लेकिन उसकी एक पूरी एम्पायर चलती है। लेकिन हमारे यहां आपस में एक दूसरे को मारने का है। लिहाजा मैं मानता हूं कि ये पढ़े लिखे तथाकथित बहुत खुश उर्दू बोलने वाले, बड़ी पोलाइट लहजे में बोलने वाले, बड़ी मक्कारी के साथ पकड़ने फंसाने वाले, ये वो टेररिस्ट हैं जो हमेशा से हैं। इसलिए कश्मीर पे इनका मुंह नहीं खुलेगा, केरल पे मुंह नहीं खुलेगा, और बहुत, और उनका क्यों खुले जब आपके लोगों का मुंह बंद है, जो आपके समाज को एक करने का ठेका लेके घूम रहे हैं। जब वही चुप हैं तो दूसरा क्यों बोलेगा भाई? तो हामिद अंसारी तो भी बहुत हैं, वो तेरे पैदा होने हैं, ऐसी कोई नई बात नहीं है। मैं तो इन सबको बहुत पास से देखता रहा हूं, कोई 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 ऐसी बात नहीं, क्या कहते कि कोई किसी कहीं और से आए हों, वो यादव के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, ठाकुर के नाम पे, ये सब लोगों को हम ही ने पैदा किया है और ये सिलसिला बंद हो गया है, इसलिए लोगों को डर लगने लगा है। उन्होंने कहा अब तो दूसरा पैदा नहीं हो पा रहा है, तो ये सिलसिला आपको डराते हैं, आपकी बदनामी करते हैं, और इनके पास इतना बड़ा हथियार है कि अखलाक को मार दीजिए तो यूएनओ तक खबर जाएगी, लेकिन 2,500 कश्मीरियों को मार दें, दिल्ली से खबर चल के केरल तक नहीं पहुंची पिछले 70 साल में। अखलाक के लिए तो जस्टिस पूरी दुनिया ने मांगा, लेकिन इस्लाम के नाम पे कुरान पढ़ पढ़ के जब 2,500 कश्मीरियों को मारा और 2.5 लाख कश्मीरी हिंदू ब्राह्मणों को वहां से निकाल करके, यह खबर अंतरराष्ट्रीय नहीं बनी, ये दुनिया का सबसे बड़ा जिनोसाइड हुआ नहीं बनी, क्योंकि हम हिंदू सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें नहीं लड़ना, हमारी लड़ाई कोई और लड़े। अब हमने मोदी को ठेका दे दिया है, मोदी लड़ेगा, वो सरकार में बैठा है, हमेशा लड़ेगा, फिर ये चले जाएंगे तो हम दूसरे को रोएंगे, हम रोते रहेंगे, खुद नहीं लड़ेंगे कभी, खुद अपने हिसाब से जवाब नहीं देंगे। सगे भाई से जमीन पे 10 इंच का झगड़ा हो जाएगा तो उसकी हत्या करने में हमारे हाथ पैर खुल जाते हैं, लेकिन एक जिहादी आपके मकान में बेटी को, मां को लूट रहा है, रेप कर रहा है, तो हम नहीं लड़ते। तो हम सब कुछ सरकार और व्यवस्था से चाहते हैं। इसलिए हामिद अंसारी ये पैदा होते रहेंगे, और इन सब का इतिहास देखिए कि एक छोटी सी बात बता रहा हूं, जिस सेना ने, जिस हैदराबाद की सेना ने निजाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी, निजाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उस निजाम के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली सेना को आपने सेना में जगह नहीं दी, सेना में जगह नहीं दी उसको, लेकिन दूसरों को दे दी। तो हमारे यहां तो गद्दार इतने अंदर तक बैठे हैं कि अभी 70 सालों में जो हम समझते हैं कि सब कुछ बाहर आ गया, अभी तो नीरज भाई 1% भी बाहर नहीं आया है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी तो आप जैसे करीब करोड़ों नीरज चाहिए, करोड़ों जीटी आरएसएन चाहिए, सुशील पंडित चाहिए, ललितम बरदार चाहिए, अंकुर शर्मा, तब जाके होगा। क्योंकि आज भी मैं ये देख रहा हूं कि होड़ लगी हुई है, हिंदुत्व के नाम पे दुकानें खोली हुई हैं, जमीन पे कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं करना चाहता, और जो काम कर रहे हैं उनको कोई मदद भी नहीं करना चाहता, उनको शाबाशी भी नहीं देना चाहता, क्योंकि उनको लगता है कि इस वक्त इनकी जरूरत नहीं है, जब हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे तब कुछ जो ठेकेदार हिंदुओं के हैं वो दुकानें चलाना शुरू कर दें। अब ये बात कह दो तो उन्हें बुरा लग जाता है, वो चाहते हैं कि हमारी तारीफ करते रहो और हम 100 साल से जिंदा हैं, करोड़ों लोग हमारे हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आए कहीं मारते हुए, किसी को लड़ते हुए, बचाते हुए। तो ये इसमें जो प्रतिक्रिया समाज की होनी चाहिए वो नहीं होती। कुछ राजनीतिक दल अपने नफे नुकसान के हिसाब से कुछ बोल देंगे, खत्म कर देंगे। कम से कम इस प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर के लोकसभा में उनकी तबीयत से कपड़े तो उतार दिए कि उनकी क्या औकात है, वो कहां से आते हैं। अपने एक भरे और सम्मानित शब्दों में
संसदीय भाषा में उनके सही कपड़े उतार दिए। तो ये हिम्मत होनी चाहिए ना, ये जब ही होगी ना जब आपको दुश्मन से अनुमोदन नहीं चाहिए होगा। आपको अपने घर वाले आपके साथ हैं, आपका परिवार साथ है, आपके रिश्तेदार साथ है, फिर आपको क्या चिंता है किसी की। लेकिन नहीं, हमारा भाई बहन माता पिता हमारे साथ ना हो, लेकिन जो पड़ोस में आदमी है वो हमारे साथ जरूर खड़ा हो, क्योंकि हम अच्छे दिखना चाहते हैं। ये अच्छे दिखने की बीमारी है। तो जी। गाजीपुर की धरती अच्छा। आप जानते हैं, वहां की कैसी जी। धरती है और वहां से कौन कौन लोग पैदा हुए हैं। जी सर। जी, एक चीज जो मैं ना, इन्होंने जो कल बयान दिया उसमें मैं एक सेंटेंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये है, इट वांट्स टू, वो हमारे देश के बारे में कह रहे हैं हामिद अंसारी, इट वांट्स टू डिस्टिंग्विश सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेथ। इसलिए उसको गुस्सा आ रहा है और उसे डर लग रहा है। अब कमाल की बात यह कि ये बात मोहम्मद हामिद अंसारी बोल रहा है। मतलब जो बल्कि मैं वो पूरी देखिए, जी 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 बोले बोले बोले, जो जी जो बताइए। पूरी दुनिया को डिवाइड करते हैं मोमिन और काफिर में, वो शेरवानी पहन के अंग्रेजी में ये सेंटेंस बोल रहा है। तो ये मैं चाहता था कि आप इसके ऊपर जरूर बात करें कि वो क्या कह रहा है नहीं, मैं इसमें। जरूर, ये देखिए, ये इसलिए कह पा रहा है कि देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर नीरज भाई, ऊपर वाले ने जो आपको जबान दी है, जो आपको जहन दिया है, आपने कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपने कोई खास किस्म का फल खा लिया है। आप जो काम कर रहे हैं उसका सही इस्तेमाल और बिना किसी लालच के आप कर रहे हैं, इसलिए आप इतनी सारी बातें खोजते हैं, निकालते हैं, डिस्कस करते हैं और पब्लिक डोमेन में लाते हैं। अब आप, होता क्या है कि जैसे कहते हैं ना कि जब डकैत जो है चिल्ला चिल्ला करके कुछ अजान देने लगे, तो उसके डकैत की जो 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 पहचान है वो छुप जाती है और वो इमाम हो जाता है। ये ठीक बात डकैत है। हैं। ये जो हामिद अंसारी जो कह रहा है ना कि देखिए साहब, जो सिटीजन में डिस्टिंग्विश हो रहा है और फेथ की वजह से हो रहा है, ये मालूम है कौन लोग हैं? ये मेरे वालिद साहब मरहूम मुझसे कहा करते थे कि ये जो मुसलमान है ये मक्का का महादेव है। तो मैं अच्छा। उनसे पूछती थी मक्का का महादेव क्या है, मतलब मेरे वालिद साहब मुझसे कहा करते थे। अब आई डोंट नो कि वो सरकास्टिकली मुझसे कहते थे या उन्होंने कुछ व्यंग में ये बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, मतलब क्योंकि वो तो वहां रहे इतने समय तक, कि वो ये कहते थे कि मक्का के अंदर अगर कुछ ये भापा किसी ने कि कोई हिंदुस्तान से हिंदू जो है अपने अंदर शराब छुपा करके यहां आ रहा है चढ़ाने के लिए, तो बोले कि ये अगर उसको पता भी चल जाएगा और वो आदमी हिंदुस्तान के किसी कोने से चलना शुरू होगा, उससे पहले वो ये कह देगा, अरे देखिए साहब, मक्का के महादेव के ऊपर शराब चढ़ा दी गई, ये अपवित्र कर दिया गया। यानी किसी ने सोचा होगा 1000 किलोमीटर दूर, ये कहते हैं ये तो हो गया। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, देखिए नापाक कर दिया, और देखिए मदीना में पहुंच गए और ये तो काफिरों ने कब्जा कर लिया। तो इसको कहते हैं कि मतलब इसको कहते हैं अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। या नहीं, आप पे हमला हो ना हो, लेकिन आपने कहा देखिए साहब, हजारों की तादाद में मार दिए गए, कत्ले आम हो रहा है मुसलमान का, मोदी सरकार के जमाने सड़कों पे मारा जा रहा है, लाशें बिखरी। अब ये ऐसे बड़े बड़े शब्द हैं और ये अपनी जबान में चिल्ला के कहते हैं, और इनके पास चिल्लाने के लिए आपके पास 2 हैं, इनके पास 22 हैं। तो उसको तो चिल्लाना नहीं है, वो पंचर जोड़े, चाहे बैलगाड़ी चलाए, चाहे स्कूटर मतलब झुका के स्टार्ट कर दे। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि आप अपनी बात को नहीं कह पाते और ये सोच के कि ये कभी होगा कि नहीं, लेकिन उसे कर देते हैं, उसे साबित कर देते हैं कि देखिए होता है। ये उस वक्त कह रहे हैं कि जब इस देश के आईन, जिसका ये बार बार जिक्र करते हैं कि भारत का संविधान, भारत का संविधान, अरे भारत का संविधान जो 1950 में बना था, उसे तो 24 साल के अंदर इन जैसे मक्कारों के साथ जो पार्टी बनी हुई थी कांग्रेस ने, मात्र 24 साल में उसमें सेकुलरिज्म का शब्द डालना पड़ा। तो क्या बी आर अंबेडकर से लेकर के तमाम जितने जहीन उस वक्त के दानिश्वर थे जिन्होंने आईन बनाया, संविधान बनाया, उन्हें पता नहीं था कि भारत के संविधान में सेकुलर शब्द डालना चाहिए। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर का संविधान 24 साल में कम्युनल हो गया और 76 के अंदर उसे सेकुलर बनाया गया। लेकिन जो हमारे यहाँ जो हिंदू पार्टियां हैं वो इतनी अपोलोजिस्टिक और डरपोक हैं कि वो जैसे आते हैं कहते हैं देखिए संविधान को, अरे तुमने तो संविधान को 145 बार अमेंडमेंट किया, तुमने तो संविधान का जो प्रियम्बल था उसमें बदलाव किया। क्योंकि ये हम अटैक नहीं करते,
हम अपनी बात को, सच बात को भी नहीं रखते, और ये अपने झूठ हम्म, को इस तरीके से रखते हैं कि दुनिया सोचती है अरे बाप रे बाप, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया। आज तक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर, कैंपस के अंदर ये घटना बहुत कम लोगों को पता है, वहां के तमाम अखबारों को पता है, लेकिन हम अपनी बात नहीं कहते, ये उस बात को चलाते रहते हैं। इनका उपराष्ट्रपति भी वही बोलता है, इनका अजहरुद्दीन भी वही बोलता है, इनका हॉकी का खिलाड़ी भी वही बोलता है, इनका एक्स चीफ जस्टिस भी वही बोलता है। तो वो एक ऐसा सिंक्रोनाइजेशन है कि वहां वो चाहे अहमदिया हो, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे देवबंदी हो, वो सारे झगड़े पर, लेकिन जब काफिर की बात आएगी हिंदू की, तो उसके खिलाफ सब वो एक ही लाइन बोलेंगे पूरे देश के अंदर। वहां कोई फर्क नहीं होता, इक्का दुक्का जो कोई एक आध लोग बोलने लगते हैं, हम उनकी बुनियाद पे हिंद मुसलमानों के बारे में राय बनाते हैं, इक्का दुक्का सब जगह होते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। लिहाजा ये जो उसने कहा ना फेथ के लिए करा जा रहा है, ये इसलिए बोलता है कि अब इस तरीके के मक्कारों को भारत की व्यवस्था में कम जगह मिल रही है, इनको पैम्पर कम तरह किया जा रहा है। लेकिन आज भी मैं मानता हूं भारत के संविधान को इरोड किया गया, तब ये कभी नहीं बोला, इसने नहीं कहा कि जब भारत के संविधान में लिखा है ऑल आर इक्वल बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर ये माइनॉरिटी कमीशन क्यों बना अलग से? जब भारत 1976 में सेकुलर हो गया और ये राष्ट्र सेकुलर हो गया, ये देश सेकुलर हो गया, तो फिर मुस्लिम माइनॉरिटी कमीशन क्यों बना, सच्चर कमीशन क्यों बना? भाई ये तो तभी बनता, ये अपने आप में विडंबना नहीं है कि भारत सेकुलर है लेकिन माइनॉरिटी कमीशन बना हुआ है, भारत सेकुलर है लेकिन सच्चर कमीशन मुसलमानों के लिए बना हुआ है, भारत सेकुलर है लेकिन वक्फ बोर्ड बना हुआ है। अरे वक्फ बोर्ड और सच्चर कमीशन और माइनॉरिटी कमीशन तो उसी कंडीशन में जस्टिफाई होंगे जब भारत हिंदू राष्ट्र होगा, जब सेकुलर है तो कैसे हो सकता है? तो ये चाहते क्या है कि इनका सेकुलरिज्म ये है, हम तुम्हें मारे तो हम सेकुलर, और तुम हमें मारो तो तुम कम्युनल। तो ये जो है ना कि छुरी खरबूजे पे गिरे तो और खरबूजा छुरी पे गिरे तो कटना खरबूजे को ही है। तो आप ही को सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट देना है, नीरज जी को देना है, पुष्पेन को देना है, और ये शेरवानी छाप 2 कौड़ी का गाजीपुर का निकला हुआ गुंडा जो भारत का उपराष्ट्रपति नहीं बना, इसने जबान अंग्रेजी में बोला, लेकिन ये नंबर 1 की गुंडाई भाषा है इसकी। इसने जब ये उतरा था उपराष्ट्रपति पद से, तब इसने कहा कि भारत में बड़ा डर है, तो मैंने उस वक्त भी कहा बॉर्डर पे जाके म्यांमार के लोगों को बताना जाकर के कि भाई वहां पे भी भाई हिंदुस्तान में बड़ा खतरा है। तो ये इस तरीके की सिचुएशन इसलिए नहीं करते नीरज जी, ये साइकोलॉजी उस मुसलमान की है जो पढ़ा लिखा है, जो ये बताता है, वो एक ऐसा क्रिएट करता है जिससे हिंदू अपोलोजिस्टिक हो जाए। मैं आपको एक घटना बताता हूं, जब ये आर्टिकल 30 की बात आई तो उस जमाने रफी अहमद किदवाई जैसे कमीने लोग मौजूद थे, और ये तमाम सारे लोगों ने मालूम है क्या कहा कि जब ये बात भारत का पार्टीशन हुआ तो ये तमाम मक्कार, जिसमें मौलाना आजाद जो मक्का में पैदा हुआ था 1888 में और 1902 में वो बंगाल आया था, और ये भी बंगाल की पैदाइश है, ये हामिद अंसारी भी कलकत्ता की पैदाइश है, ये सब वही आए थे। तो आप सोचिए कि मुझे याद है कि साहब वो ये कहा गया कि देखिए कैसे बेचा इन्होंने, दिस इज आर्ट ऑफ सेलिंग। कहा कि पंडित जी देखिए जो पाकिस्तान से लाशें आ रही हैं हिंदुओं की, उसे देख के हमारा दिल फटा जा रहा है, हमें बहुत दर्द हो रहा है और हम बहुत परेशान हैं। तो पंडित जी ने पूछा क्या हुआ, तो ये बोले देखिए कैसे बेचते हैं। इन्होंने कहा कि पंडित जी जो मुसलमान हिंदुओं को वहां मार रहे हैं और हिंदुओं की लाशें यहां आ रही है, हमें ये डर लग रहा है कि पंडित जी देखिए हम सब लोग तो नहीं रहेंगे आज नहीं कल, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि हिंदुस्तान में जो 90% हिंदू है, अगर उसने कभी ऐसा किया तो हमारे पास सेफगार्ड क्या है, तो हमें कुछ सेफगार्ड दीजिए। तो आर्टिकल 30 घुसड़ा गया बीच में। यह आर्टिकल 30 की जो खेल है ये उस वक्त आया कि देखिए कहीं हमारे यहां हिंदू 90% है, कहीं हिंदुओं की मेजोरिटी, कहीं हमारे हमारे फेस्टिवल्स, हमारी पहचान, हमारी जबान के ऊपर अगर कुछ हुआ तो फिर क्या होगा, तो ये 30 दिया गया। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, मर हम रहे थे, पाकिस्तान से हिंदू लाशें आ रही थी, लेकिन उन हिंदू लाशों को भी आपके दलाल नेताओं को बेच करके अपना एजेंडा लागू कर लिया। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दे आर गुड सेलर। ये कैसे फियर को बेचते हैं, कैसे उसको बेचते हैं। इसलिए हामिद अंसारी आज इसलिए कह रहा है कि इसकी चिंता ये नहीं है कि इस वक्त सरकार किसकी है, सरकार आली इसकी चिंता समझिए, इसकी परेशानी का सबब नीरज अत्री, चतुर्वेदी साहब, तुफैल
जीडी बख्शी, RSN सिंह, सुशील पंडित, ललित नंबरदार, अंकुर शर्मा, प्रोफेसर कपिल कुमार, ये देश के अंदर एक इंटेलेक्चुअल, जिसे कह सकते हैं जागरण हो रहा है, जिसमें लोग तथ्यों पे बात कर रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं मतलब। इसको लग रहा है कि हिंदू अगर इस देश का जागने लगा, उसे सही पता लग गया कि मेरा परदादा मुस्लिम लीग का भी अध्यक्ष था और कांग्रेस का भी अध्यक्ष था, मेरे खानदान के बारे में पता चल गया कि मैंने एक सरकारी पद पर रहते हुए कैसे देश के साथ गद्दारी करके खुफिया एजेंसी के, तो ये चीजें पता ना चले, और जो ये बोले उसे को देखो कम्युनल है साहब, और इनकी वजह से मुसलमान जो है खतरे में है, और इनकी वजह से मुसलमान बिगड़ जाएगा, और मुसलमान गुस्से में है, मुसलमान बड़े रोष में, ये बेचते हैं, सरकारों को बेचते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को बेचते हैं, और जिन्हें ना उर्दू आती है ना कुरान आता है हिंदुओं में, वो दलाल हिंदुओं के बारे में बकवास करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी बनवाते हैं, वो जामिया की वाइस चांसलर भी बनवाते हैं, उनको लगता है कि हम सबसे ज्यादा जानते हैं। वो जो मोहम्मद साहब का बाल रखा हुआ है हजरत बल में, वो उसको भी बताने लगते हैं। मतलब कुछ भी हमारा हिंदू जो है मक्कार, वो कुछ भी झूठ बोलता है, सिर्फ इसलिए कि उसकी जो दुकान चल रही है वो चलती रहनी चाहिए। आपकी दुकान चल सकती है, लेकिन राष्ट्र की दुकान बंद हो जाएगी। जो इंडिविजुअली हिंदू समझते हैं, जो संगठन ये समझते हैं कि हम अगर जिंदा रह गए तो कोई बात नहीं, अरे आपके तो ऐसे ऐसे दलाल कथावाचक हैं जो कथा करने से पहले, मैं पवित्र कुरान अपने घर में रखता हूं, और पवित्र कुरान की आयतें जो है वो वेदों का ट्रांसलेशन है, तब आप इस पे क्या बोलेंगे? इसके लिए कोई मुसलमान जिम्मेदार है? हमें मूर्ख बना कौन रहा है? हमारे अपने भी बना रहे हैं, और यही लोग इनसे डर के मारे हमें बेवकूफ बना रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं सच बोलो, सच की बात। जैसे आप जब बात करते हैं कुरान के ऊपर बात करते हैं, उन आयतों पे बात करते हैं, तो कोई आपकी पर्सनल, कोई किसी से, कोई आप कह सकते हैं कि कोई आपकी नफरत थोड़ी नहीं है, आप तथ्यों पे बात कर रहे हैं। आप फिजिक्स के, साइंस के टीचर हैं, आप साइंटिफिक बैकग्राउंड में बात करते हैं, तो आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि साहब फिजिक्स का फॉर्मूला न्यूटन ने बनाया था, एवरी एक्शन देयर मस्ट बी एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब आप कहेंगे देखिए साहब ये जमीन पे तो लागू हो सकता है, लेकिन गांधी जी ने उसका गलत इस्तेमाल किया। गांधी जी अनसाइंटिफिक बात करने लगे, उन्होंने कहा तुम्हारे गाल पे एक चांटा कोई मारे, तुम दूसरा गाल आगे कर दो, तो भाई उन्होंने कहा ये तो साइंस के फॉर्मूले के खिलाफ जा रहे हैं। मोदी ने कहा नहीं, मोदी ने कहा एवरी एक्शन देयर मस्ट बी एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। एक गाल पे कोई चांटा मारे तो उसके गाल पे दूसरे पे घुमा के चांटा मारना। अब जब ये फिलॉसफी साइंटिफिक आ गई इस देश में, तो इन्होंने कहा देखिए साहब इंटॉलरेंस बढ़ रहा है भारत में, क्योंकि हम चांटा मारे तो सेकुलरिज्म, आप चांटा मारे तो मुसलमान खतरे में। तो इत्तेफाक से 2019 में जो आदमी आया, उसने कहा कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन मोदी ने भी गलत समझा है और गांधी ने भी गलत समझा है। उसने कहा एक ही बार में दोनों गालों पे एक साथ चांटा मारो, तभी ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ठीक होगा। तो ये डर इसलिए लगता है कि समाज अपने उस चीजों को समझ रहा है, इसलिए अभी हामिद अंसारी आए हैं, फिर किसी दिन वो जावेद अख्तर शुरू हो जाएगा, फिर नसरुद्दीन शाह शुरू हो जाएंगे। तो ये अलग अलग जगह पे है, सब एक ही, लेकिन इनके जैसे इंटरेस्ट पूरे होते रहते हैं, तब तक सब कुछ ठीक है। जो आप देख रहे हैं कि किसी को पद्मश्री, किसी को पद्म विभूषण, अब तो मैंने सुना है वो गुलाम नबी आजाद को भी मिल गया जिसने 2007 के अंदर शरिया लागू की थी। तो चलिए वो एक पॉलिटिकल मामला हो सकता है, सरकार के पास उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक समाज के तौर पर तो मैं कह रहा हूं ना कि ऐसे बहुत सारे लोगों को है। तो आज बहुत सारे लोग बहुत बड़े ज्ञानी बन रहे हैं कि देखिए साहब बुद्धदेव भट्टाचार्य ने वापस कर दिया। बुद्धदेव भट्टाचार्य की पॉलिटिकल पार्टी उस वक्त कहां चली गई थी जब 1957 के अंदर इन अवार्डों में पहली बार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू खुद ही उसके चेयरमैन थे और खुद ही भारत रत्न ले लिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि लोग भूल जाते हैं, इसलिए आप अपने पुरुषार्थ को न जाने, आप उस सच्चाई को न जाने, और आप हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस और वैषम कुटुंब, ये आप बकते रहें, और हम कश्मीर करते रहे, बंगाल बनाते रहे, यूपी बनाते रहे, बिहार बनाते रहे, हम ये करते रहे, और आप ये गले मिलने की बीमारी पाले रहे। तो भाई जिसको पालनी है वो पाले, जिन संगठनों को दलाली करनी है वो करे। मैं और आप तो नहीं करेंगे, ना हमारी कोई संगठन है, ना हमारी कोई पार्टी है। हमारे मूल में राष्ट्र है, आपके मूल में राष्ट्र है, आप इस मूल राष्ट्र को जागृत कर रहे हैं। इसलिए आप हामिद अंसारी पे चर्चा करते वक्त इस बात की चिंता नहीं करते कि इसमें कितने लोग सुनेंगे, कितने नहीं देखेंगे। हमें अपना फर्ज निभा देना है, देखें न देखें डजंट मैटर। हम लोगों की जिंदगी इन चीजों से नहीं चल रही है। लिहाजा आज भी सिर्फ हिंदू सनातनी को सिर्फ एक ही बात करनी है कि वो सनातनी हिंदू हो जाए, अपने होने पे गर्व करे, और
अन्याय न बर्दाश्त करे और न किसी दूसरे पे करे। अन्याय अगर आप चाहते हैं कि कोई आप बर्दाश्त नहीं करना चाहेंगे, उसी दिन ठीक हो जाएगा। आप अन्याय बर्दाश्त करते हैं, इसलिए लोग आपको डरपोक समझते हैं। इसलिए बार बार ये मुरली वाले कृष्ण जी की बात करते हैं, लेकिन वही मुरली वाले ने बांसुरी रखी और सुदर्शन चक्र उठा लिया। इसलिए कथावाचकों को पढ़ाना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम मर्यादा जब बने, जब वो वहां से लौट के आ रहे थे। उसी समुद्र की बात मैं फिर दोहरा रहा हूं, जिससे वो हाथ जोड़ के कह रहे थे रास्ता दे दे, नहीं दिया। लेकिन तीर उठाया तो दे दिया। तो दुनिया वही 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 मैंने कहा। तो जो जो बेचारे हमारे हिंदू भाई या जो आपके व्यूअर हैं, जो कोई सवाल पूछते, तो मैं कहता हूं भाई, अपने स्वार्थों को, अपनी अपनी लालसा को, अपने लालच से जिस दिन बाहर उठ जाओगे, दुनिया आपको वैसे ही सलाम करने लगेगी जैसे 95 लाख लोगों का एक देश है, उसका नाम है इजराइल। वो किसी से नहीं चिंता करते, अपने राष्ट्र और के लिए वो मरने के लिए तैयार हैं। कोई लालच उनके सामने नहीं है। वो दुनिया से नहीं चाहते कि अमेरिका हमारा साथ दे, वो कर देते हैं, अमेरिका उनका साथ देता है। आज तक मुझे बता दीजिए उस पर सैंक्शन लगे? गलती से एक पटाखा फेंक देते हैं, वो इतने बम फेंकता है कि 3 बार की नस्लें इनकी जो है टेढ़ी मेढ़ी पैदा होती है। फिर उसमें से किसी की एक आंख है, किसी के बाल नहीं है, किसी का एक पैर है, किसी के एक टांग नहीं है। तो मैंने कहने का यह है कि दुनिया में जवाब, जूते का जवाब जूते से दिया जाता है। ये आदर्शवाद की बात है कि पूरा विश्व हमारा घर है और अपना घर महफूज नहीं है। ये कायरता की चादरें हमने ओढ़ रखी हैं। और बाकी का वो जो बेचारे यहां आए थे, वो जो हमारे यहां बौद्ध धर्म का मामला था, उन्होंने हमको बिल्कुल नपुंसक बना दिया। और हम तो इसी तलाश में रहते हैं कि हमें लड़ना ना पड़े, इसके लिए कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो हामिद अंसारी एक सोच है, और ये सोच आज तक जारी है। इसलिए मैंने बताया कि उस जमाने भी बहुत सारे लीडर मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने, फिर कांग्रेस। और कुछ तो आपको ताज्जुब कर दूं, एक लारी नाम का बदमाश था, मुस्लिम लीग का एमपी था। वो तो 47 के बंटने के बाद तक भारत की पार्लियामेंट में बैठा, क्योंकि 1958 तक मेरा ख्याल है भारत और पाकिस्तान के बीच में वीजा नहीं था। उस वक्त ये था कोई भी कभी भी अभी भी जा सकते हो, किसी को जाना है तो ये जो एक आप लाल रंग का शरबत पीते हैं, जो हिंदुस्तान में गर्मी में पिलाया जाता है, एक भाई यहां शरबत बनाता है, दूसरा वहां बनाता है लाहौर में, नाम एक ही है। तो वो तो यहां जब हिंदुस्तान का कानून बन गया, संविधान बन गया, यहां पे भी संविधान में प्रोविजन करे, उसके बाद फिर वहां चले गए पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान चले गए। हम तो देखिए कि हमारी तो वो हालत थी कि हमें खुले में लूटा, पार्लियामेंट में लूटा, और हम ये समझ ही नहीं पा रहे हमें लूटा। दुनिया का पहला ऐसा देश होगा कि नीरज भाई अंबेडकर ने कहा कि भारत का विभाजन मजहब के नाम पे हुआ है। तो जब मजहब के नाम पे हो गया था, इतने लाखों लोग मर गए थे, हम पहले ऐसे देश हैं कि हमने इतिहास से नहीं सीखा। 47 में मरे और 70 साल में फिर इस देश के अंदर वही हालत पैदा कर दी है कि कश्मीर में आप जा नहीं सकते, केरल में आप जा नहीं सकते, बंगाल में आपकी स्थिति यह है कि कोई प्रोग्राम होता है वो वहां होने नहीं देती। मेरा 23 तारीख को वहां प्रोग्राम था, मने कर दिया। जैसे ही नाम दिखाया गया उनका, नहीं, इज नॉट अलाउड, वहां के आईजी ने मने कर दिया। अब आप क्या करोगे? यानी हमसे कहा जा रहा है हम नहीं जा सकते बंगाल, हम बंगाल जाके भाषण नहीं दे सकते। धीरे धीरे इस देश के हिंदू की साइकोलॉजी बन जाएगी, वो जाना बंद कर देगा। तो यही कश्मीर में हुआ, यही बंगाल में हुआ, यही केरल में हो रहा है। वो तो भला हो कि वो आसाम के अंदर एक ठीक ठाक चीफ मिनिस्टर आ गया, और क्योंकि उसकी कांग्रेसी बैकग्राउंड है तो वो इस मामले में दबंग है, जो करना है कर देते। लेकिन अगर इनकी बैकग्राउंड होती तो ये 3 बार नहीं 500 बार तो पहले सोचते क्या करें क्या ना करें। तो आपके पास और मेरे पास आखिरी चांस है। ये देश कोई बहुत लंबे समय तक सुरक्षित को रहने वाला राष्ट्र है, ये नहीं लगता मुझे। हम सब समझ रहे हैं कि सब कुछ चल रहा है छोटे। अब सुभाष चंद्र बोस को हमने, इनको लगा सुभाष चंद्र बोस को अगर कर दिया तो एक नया पुरुषार्थ जगेगा। इनको विवेकानंद से तकलीफ है, इनको सुभाष से तकलीफ है, इनको पटेल से तकलीफ है, इनको गोखले से तकलीफ है, इनको तिलक से तकलीफ है, अरविंदो घोष से तकलीफ है। मैंने कहा ना, इन्हें सबसे हर उस आदमी से तकलीफ है जो हिंदुस्तान के सोए हुए हिंदुओं के अंदर उनके पुरुषार्थ को जगा रहा है। वो ये नहीं कह रहा किसी को मारो। दुनिया में नीरज भाई एक मिसाल आप बता दीजिए कि किसी जगह भी हिंदुओं ने किसी मुसलमान, किसी पारसी, किसी सिख की गर्दन पे या किसी ईसाई की गर्दन पे तलवार रख के कहा हो तुम हिंदू धर्म अपनाओ? एक मिसाल नहीं मिलती। लेकिन वो जो बहुत बड़े बड़े चोगा पहन के नाजायज फादर और नाजायज मदर जो घूम रहे हैं, वो आप देखिए कि पूरा का पूरा कन्वर्जन कर रहे हैं।
अभी वेमुला नाम की एक घटना जो कभी पहले हुई थी, स्मृति ईरानी एचआरडी मिनिस्टर थी, मुझे याद है कितना बवाल हुआ था उसके ऊपर कि वेमुला को मार दिया और दलित है। अभी जिस बच्ची ने हाई स्कूल की ने, जिस क्रिश्चियन ईसाई जो कन्वर्जन के लिए यहां करोड़ों रुपए आते हैं, किस तरीके से उस पर फोर्स किया और वो उसका वीडियो। लेकिन देश के, जरा नीरज भाई सच बताइए, क्या देश के हिंदुओं ने इस इशू को उठाया? ये राष्ट्रीय चर्चा बनी? इस पे ऊपर डिबेट हुई, 5 मिनट की डिबेट हुई, क्योंकि ये हमें करनी नहीं है। हम अपनी दुकान चलाने में माहिर हैं, 5 रुपए का फायदा हो रहा है उसमें लग जाओ, कुछ घूस में ले लो, कुछ इसमें ले लो, इसलिए ये चर्चा नहीं बनी। इसलिए मैंने कहा कि उस जो गाजियाबाद में वो, उसकी चर्चा आज भी है, वेमुला की चर्चा है, लेकिन वो बच्ची कन्वर्जन के खिलाफ, उस जो ईसाई मैनेजर था वो उसको टॉर्चर कर रहा था, उसको सुसाइड करना पड़ा, ये चर्चा नहीं बनी सर। ये शर्म की बात है हम हिंदुओं के सामने। और वो केस बंद करवा देंगे वो। तो वो मैंने कहा कि भाई जालंधर में फादर के खिलाफ उसी चर्च में काम करने वाली नंस ने कहा रेप हुआ, 24 घंटे में जमानत हो गई। लेकिन किसने रेप किया, कहां किया, किसी को पता नहीं है। एक लड़की ने कहां से लगा दिया, लेकिन आसाराम बाबू जेल में, उनकी जमानत नहीं होगी। लेकिन जमानत देने के लिए सुबह 5 बजे जज साहब इसलिए खोल देंगे कि जज साहब की पत्नी, जिस एनजीओ के आदमी को आपने जेल में डाला हुआ है, उसके जमानत देने वाले के साथ में, उसके साथ में काम करती है उसकी एनजीओ में। तो 5 बजे आपने खोल के उसको 9 लाख को जमानत दे दी। तो आप सोचिए कि दुश्मन आपकी जड़ों के अंदर है और आप अभी भी, आपको शत्रु बोध ही नहीं हो रहा। तो मतलब लड़ाई, मतलब मैं समझता हूं ये हामिद अंसारी नहीं है, ये हामिद अंसारी बहुत हैं, बहुत सारे हैं, वो समय समय पे निकलेंगे, सब जगह निकलेंगे नीरज भाई। इसलिए मेरी तो विनती आपसे यह है कि आपको ऊपर वाला सेहत दे, आपको और मजबूत बनाए, आर्थिक रूप से मजबूत बनाए, क्योंकि जो योद्धा इस वक्त जमीन पर लड़ रहे हैं वो इंडिपेंडेंट जब ही होंगे जब उन्हें किसी से आर्थिक मदद की जरूरत नहीं होगी, तब वो शायद अपना जगन बड़ा काम कर सकेंगे। क्योंकि जिंदगी सिर्फ खाना और पीना ही नहीं होती है, जो काम आप कर रहे हैं उसमें एक लंबा पैसा चाहिए। बहुत लोगों के पास बड़ी ताकत है, बड़े जज्बात है, बड़ी फीलिंग है, लेकिन वो बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे, उनके पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है। और एक तरफ क्या है कि एक आदमी को मारने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करे जा सकते हैं, इशरत जहां को भी हायर किया जा सकता है। तो वहां तो पैसा 10 रुपए का काम 10 करोड़ में हो रहा है, और यहां 10 करोड़ के काम को हम 10 रुपए में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मुमकिन नहीं है। वहां तो मरने पे शहादत दी जा रही है, और शहादत के बाद ये कहा जा रहा है कि ऊपर हूरे हैं और नीचे ये जो हिंदुओं को मारोगे इनकी हूरें तुम्हारी। तो हमारे पास कहां है? हमारे पास मरने और मारने के लिए लोग नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती। लेकिन उनके यहाँ तो बाकायदा यही चल रहा है। और फिर जब वो सरफेस पे कुछ बोलते हैं तो हम देखिए साहब केरल का वीडियो वायरल हो गया। अरे हम वीडियो से और सोशल मीडिया से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो लड़ाई न कोर्ट में जाके लड़ पा रहे, न पुलिस में जाके लड़ पा रहे, वो आपकी व्यवस्था से आप ही को समाप्त कर रहा है। ये लड़ाई गली गली मोहल्ले मोहल्ले हो रही है। लेकिन इस देश की व्यवस्था और सत्ता में बैठे हुए लोग जो है ना, वो शायद इसलिए भी नहीं लड़ पा रहे हैं। वो उनकी भी मजबूरी समझिए कि समाज लड़ना नहीं चाहता। चुनाव होते हैं तो हिंदू कहता है पेट्रोल के दाम बढ़ गए, चुनाव होते हैं तो वो ये कहता है कि साहब हमारे 2 ब्राह्मणों को वोट नहीं दिया, 2 दलितों को वोट नहीं दिया, 2 जाटों को वोट नहीं दिया, 2 फलानों को वोट नहीं दिया। उनको वो कहीं रहे, उनका एजेंडा है इस मुल्क के छोड़ा हुआ एजेंडा है, जो मौलाना आजाद, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना जौहर, हामिद अंसारी जैसे लोगों के द्वारा धीरे 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 उसको उसी में लगे हुए हैं। आप गिनती में मारे जा रहे हैं, आप व्यवस्था से हटाए जा रहे हैं, आपके बच्चे छोड़ छोड़ के विदेश भाग रहे हैं। आप बच्चे 2 पैदा करते हैं, आपको लगता है कि उनको कैसे पढ़ाया जाए, आपको सीओ बनाना है, उन्हें सीओ ने बनानी नहीं। आप कहते हैं हम जहाज को उड़ाने वाला आदमी बनाएंगे, वो कहते हैं हम एयरपोर्ट को उड़ाने वाला आदमी बनाएंगे। अब दोनों में से चॉइस आपके पास है, तो आप कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं? अगर आने वाली नस्लें और सभ्यताओं को जिंदा रखना है तो हम सबको इन स्वार्थों से उतर के, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने बच्चों को हथियार की ट्रेनिंग दें, मैं कभी नहीं कर रहा, लेकिन अपने बच्चे को सही कहने की हिम्मत तो दें कि 100 लोगों में खड़े होकर वो सही बात कह सके। वो इसलिए सही बात नहीं बोलता कि उसे लगता है ये नाराज हो जाएंगे तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, लिहाजा मैं उस झूठ को आगे बढ़ाता हूं। माँ बाप भी चुप हो जाते हैं। तो एक ये बड़ी लड़ाई है, बड़ी छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, और ये समाज को लड़नी पड़ेगी। और ये जो इंटॉलरेंस है या फेथ की प्रॉब्लम है, ये इसलिए हो रही है
कि उनको लग रहा है कि समाज बदलना शुरू हुआ है। समाज पहली बार सोच, और खासतौर से जो एक तथाकथित इंटेलेक्चुअल समाज था या इंग्लिश बोलने वाला समाज था, आज उसी इंग्लिश बोलने वाले समाज के अंदर प्रोफेसर आनंद रंगनाथन पैदा हो रहे, अपनी बात को रखते हैं, तर्कों पर रखते हैं। तो ये पैदा हो रहे हैं, इनको लगता है अरे अब तक तो हम ये कहते थे अरे साहब ये सब ये जो बहुत ही डिसग्रंटल एलिमेंट है, ये संघ के लोग हैं, हिंदू परिषद के लोग हैं, ये फ्रिंज हैं, तो ये कहकर विद इन हिंदू हम आपको छोटा कर देते थे। अब उनको लगा यार कि फ्रिंज नहीं है, अब तो जो इंटेलेक्चुअल भी है इनका वो इस बात को रियलाइज कर रहा है, और वो रियलाइज कर रहा है तो तथ्यों पे कर रहा है। तो कहीं ये रियलाइज करने लगेगा तो अभी तो हमारी गिनती इतनी नहीं है, तो ये वायलेंस से भी आपको डराएंगे, ये वोट से भी आपको डराएंगे, और इस तरीके की बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठने के बाद जब ये बोलेंगे तो विदेशों में आपकी बदनामी होगी तो भी आप डरेंगे। तो ये ब्लैकमेलर हैं आपके, ये ब्लैकमेल करेंगे आपको। इसको, इस मरदूत को तीसरा टर्म मिल जाता तो ठीक था, इसको नहीं दिया और उतार दिया तो ये मरदूत रो रहा है। अब इसको लग रहा है राष्ट्रपति भी नहीं, विपक्ष भी नहीं, प्रधानमंत्री भी नहीं, विपक्ष का आदमी भी नहीं, और सब बिखर गए हैं। तो यादवों के अंदर से यादववाद समाप्त हो गया है, और उनको भी समझ में आ रहा है कि ये जो आजम खान नाम का मक्कार था उसने क्या किया, तो अब उसका नाम नहीं ले रहे। तो ये धीरे धीरे जो इन्होंने आपको बांटा, जो जाति व्यवस्था हमारी सामाजिक थी, जिसे इन्होंने मजहबी बना करके पेश किया, शेरो शायरी ने पेश किया, वो धीरे धीरे समझ आ रहा है। इसलिए इनकी बेचैनी बढ़ रही है, इसलिए हामिद अंसारी की जो सांसें हैं वो तेज चल रही हैं कि कैसे ये जो हमारे बाप दादों ने जो हमें विरासत में दिया था, उस मक्कारी को अब हम धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं, तो कैसे लड़ें। तो इत्तेफाक की बात है कि व्यवस्था में भी कम हो रहे हैं और सत्ता में भी कम हो रहे हैं, तो ये रोज डराएंगे, फिर किसी इंटरनेशनल पे चले जाएंगे। आप सोचिए कि अगर इसका खानदानी आदमी, इसके परिवार का परदादा इसका, अगर वो मुस्लिम लीग का 1918-1920 में अध्यक्ष था, तो आज का हामिद अंसारी तो पीएफआई की मीटिंग में जाता है। तो ये आप सोचिए कि तब मुस्लिम लीग, आज पीएफआई, आज जमात इस्लामी, तो जस्टिफाई ठहराते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हो जरा सी कहीं किसी की टाई ठीक हो जाए और एक एमपी की टिकट मिल जाए, उसके बाद तो वो सबसे पहले 4 गाली आरएसएस को, 50 गाली विश्व हिंदू परिषद को, और उसके बाद वो इतना अपने आप को मॉडरेट बनने की कोशिश करेगा कि मुझे लोग ये समझे कि मैं बहुत लिबरल हूं, बहुत लिबरल हूं। वो भी लिबरल थी, दिल्ली की मुख्यमंत्री मरहूम बेचारी इतनी लिबरल थी कि वो लेके चला गया, बेटी को छोड़ गया और बेटी को बहन के लेके चला गया, तो वो भी लिबरल थी। तो इनका लिबरलिज्म तो जब आता है ना, जब ये खत्म हो जाते हैं। इनका लिबरलिज्म तो पता जब चलता है ना, जब ग्रेटर कैलाश के अंदर एक लड़की अच्छे परिवार की अपना क्या कहते हैं वो शोरूम चलाती थी, वो 2 मुसलमान बच्चों को ले आई कि अच्छा काम करते हैं, इनको रखा, उन दोनों ने कैंचियों से उसका मर्डर कर दिया, उसके टुकड़े कर दिए उसके। तो ये बीमारी हमारे यहाँ ये है कि हर आदमी एक्सपेरिमेंट करना चाहता है मुसलमान को लेकर के। देखो ये वाला मुसलमान अच्छा है, ये वाला नहीं है। प्लस माइनस इक्वल टू 2, 2 इक्वल टू -1, 2, ये मैथमेटिक्स की तरीके से सर्टिफिकेट मांगते हैं। अरे भाई कोई इंडिविजुअल अच्छा हो सकता है, इतने ही भरे, लेकिन 99% पूरी दुनिया में तो कत्लो गारत यही कर रहे हैं भाई, कहां नहीं कर रहे। लेकिन अभी तक आप, अगर आप देख के नहीं समझ पा रहे, आप अपने घर में नुकसान करके नहीं समझ पा रहे, तो हामिद अंसारी तो फिर पैदा होंगे, क्योंकि हामिद अंसारियों को पता है कि अभी हमें ऐसे ही करके रखना है, इनको हमेशा ऑन द हुक पे रखना है, हमेशा टोपे रखना है, और ये जरा भी बात ऐसी बात कहे तो एकदम ऐसे माहौल कर देना है। और एक ब्रिगेड तैयार खड़ी है, वो खट से मारकाट कर देगी, वो मुजफ्फरनगर में दंगा करके मारेगी आपको, वो जाटों को चैलेंज करेगी, कोई यादव को चैलेंज करेगा, वो हिंदू एमएलए को मार देगा। तो हर तरफ एक सिंक्रोनाइजेशन है, कुछ हथियार उठाएंगे, कुछ हथियारों की भाषा बोलेंगे, कुछ इंटेलेक्चुअल बात करेंगे, कुछ सोफिस्टिकेटेड बात करेंगे, कुछ बैठ करके 50 लोग जो है वहां साइन कर देंगे पिटीशन में कि हिंदुस्तान में इंटॉलरेंस बढ़ रही है। तो एक पूरा एक इकोसिस्टम है वो नीचे तक, यानी वो मोहल्ले की मस्जिद का जो जाहिल इमाम है, वहां से लेके हामिद अंसारी से लेकर यूएनओ तक में जो बैठा हुआ है, वो एक पूरे सिंक्रोनाइजेशन के साथ काम कर रहा है, और एक ही बात चलेगी पूरे उसमें। आपके पास है नहीं, आपका इकोसिस्टम ही नहीं है। That is what I'm saying, sir. Sir. जी जी। नेक्स्ट है रमन भारद्वाज। स्विट्जरलैंड हिजाब बैन किया, फ्रांस चूज नेशनलिज्म, पावरफुल नेशन, श्रीलंका म्यांमार वीक नेशन चूज नेशनलिज्म, बट इंडिया कंसिडर्ड टू मच फॉर इमेज। हाँ वही तो, वो पुष्पेंद्र जी यही कह रहे हैं रमन जी। नहीं, इसमें एक बात जोड़ दूं, जो क्योंकि इसमें फ्रांस का जिक्र आया, रमन भाई
आप जरा इस बात को सोचिए कि जब उस बच्चे ने उस फ्रांस में उस टीचर की कत्ल किया, जब वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहा था, तो हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि मेरा रोल क्या है एज ए सोसाइटी। मुझे याद है कि फ्रांस के लोगों ने यह तय किया कि ये पागल जिहादी सड़कों पे खड़े होकर जहां जहां नमाज पढ़ते थे, उसी वक्त वो समाज के लोग इकट्ठे होते थे और जोर जोर से अपना नेशनल एंथम गाते थे। जहां जहां ये कर रहे थे सड़कों पे, इनको सरकार अपना काम कर रही थी, लेकिन फ्रांसीसी बाहर निकले, फ्रेंचमैन, और उन्होंने जोर जोर से नेशनल एंथम गाया और सामने खड़े होकर गाया और डिफाई किया कि इफ यू आर वायलेटिंग द लॉ ऑफ द लैंड देन वी विल आल्सो डिफाई द लॉ ऑफ द लैंड। तो जब समाज निकला, तब फ्रांस के राष्ट्रपति के हाथ मजबूत हुए और तब कानून बनाया। मैं ये कह रहा हूं, 90 करोड़ हिंदुओं में से 10 करोड़ हिंदू बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी चाटुकारिता के ये तय कर लें कि जो भी संविधान के खिलाफ बात होगी, चाहे सड़कों पे नमाज पढ़ना हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश पारित होने के बाद 5 बार अल्लाह मियां से ये जो बात करते हैं चिल्ला चिल्ला करके, अगर ये खिलाफ वर्जी करेंगे तो प्रतिक्रिया उतनी ही होगी। और जिस दिन भारत का हिंदू सड़कों पे निकलेगा, सत्ता पे बैठने वाला, चाहे वो मुस्लिम लीग का हो, चाहे वो सपा का हो, बसपा का हो, इस पार्टी का हो, उस पार्टी का हो, इवन बीजेपी का हो, उसको ये डर लगेगा कि ये 10 करोड़ लोग जो हैं, जो कानून के साथ खड़े हैं, वो तब आपका साथ देगा। आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ कानून बनेंगे, तो कानून तो इस देश में मर्डर और रेप का भी है, तब भी नहीं रुक रहे। जो नाजायज काम कोई कर रहा है, उसकी प्रतिक्रिया आपको उसी तरीके से देनी होगी, तब सरकार सुनेगी, तब देश सुनेगा ना। आप चाहते हैं आपने सरकार बना दी, बस सरकार तो सरकार होती है ना भाई। सरकार को वहां बैठने के लिए गोला भाग करना होता है। तो वो जो हरियाणा के बहुत महान सीएम है दूसरी बार, उन्होंने निकिता तोमर के कातिल को क्या किया? अपनी दुकान बचाने के लिए 10 दिन बाद तो गिरफ्तार किया। अब सरकार चली जाएगी, दूसरी आएगी, वो जेल से बाहर निकाल देगी। दिल्ली के दंगों में इतने बड़ा दंगा हुआ, लेकिन पहली सजा एक बेचारे दिनेश यादव को मिली ना, बाकियों को नहीं मिली। बाकी तो सब दूध के धुले थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये नहीं हो सकता। समाज की प्रतिक्रिया के कारण सत्ताएं मजबूत होती हैं, और जब समाज कमजोर होता है तो सरकार कानून बनाती रहती है और सोती रहती है। इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, कमीशन भी बन गया, माइनॉरिटी कमीशन, सब बनता रहेगा और हम लड़ाई नहीं जीत सकते। इसलिए मैं बार बार अपने संबोधन में समाज की बात करता हूं, राष्ट्र की बात करता हूं। तो ये जो बात भाईजान कह रहे हैं वो इसीलिए है कि हम नहीं सड़क पे आना चाहते। आप सड़क पे तो आइए। अरे आप वैसे ही एक दिन कह दीजिए कि जाड़े का मौसम है, हम सब लोग कल 5 करोड़ सड़कों पे खड़े होकर मूंगफली खाएंगे 1 घंटे के लिए, आ जाइए। कुछ किसी बहाने से तो आ जाओ यार। कथा सुनने जाते हो, वहां जाकर के कथा करते हो, वो कथा करने वाला फ्रॉड राम जी के साथ साथ में फिर मौला मौला आ जाता है, फिर अली अली आने लगता है, फिर कुरान शरीफ आ जाता है, फिर आयतें बताने लगते हैं। कैसे कैसे पाखंडी है। एक पाखंडी को पकड़ा हुआ है, वो खड़े होकर के गाली देने लगता है, क्या कहते हैं, और मुसलमानों की सभाओं में जा जाके बोलता है, क्या कहते हैं, कि ये हिंदू जो है ये है, और कुरान में ये लिखा है, और मोहम्मद साहब ये थे। अब वो उसी को बेचते हैं, वो मार्केटिंग करते हैं उससे। तो ये है। लेकिन आपके लिए तो कोई नहीं आता बोलने के लिए। आपके बड़े लिबरल लोग हैं। आप तो लिबरल जब बनाते हैं, बेटी भी अपनी देते हैं और मंत्री भी उसे बनाते हैं, और फिर कहते हैं ये लिबरल है। तो दिस इज मतलब हम लड़ाई गलत लड़ रहे हैं। सरकार बदलना, सरकार बनाना एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। हम कश्मीर फाइल बना करके लड़ाई लड़ेंगे? नहीं होगा भाई। ये नहीं हो सकता। दुनिया की जिंदा कौमें बात का जवाब बात से, झापड़ का जवाब झापड़ से, और हथियार का जवाब हथियार से देती हैं। कानून के भरोसे नहीं बैठी रहती। जो बदमाश आया, जिसने आपको गोली मार दिया, अब आप कह के देखिए ऐसा है, अब हम इसके खिलाफ रिपोर्ट लिख। अरे मर आप गए, आप रिपोर्ट के लिखा के क्या करोगे यार? तो बात की बात है ना रिपोर्ट। ये तो सभ्य समाज की बात है ना, आदर्श समाज की बात है कि आप रिपोर्ट लिखाएंगे, पुलिस आगे पकड़ेगी। हम कायरता को छुपाने के लिए आदर्शवाद की बात करते हैं सर। ठीक सर जी। इंडिक विंगर है, नमस्ते, प्लीज प्रमोट द मूवी द कश्मीर फाइल्स व्हिच रिवील्स द ट्रुथ ऑफ जेनोसाइड ऑफ हिंदूज। डायरेक्टर विवेक इज फाइटिंग alone against leftist Islamist ecosystem in Urdu wood. We need strong ecosystem.
नहीं, अब ये सारा इनकी बात झगड़ा। गलत है कि विवेक अग्निहोत्री साहब जो है वो अकेले फाइट कर रहे हैं, वो फिल्म बना रहे हैं, उनकी फिल्म के साथ सारे लोग हैं, उनकी फिल्म को हम तमाम सारे लोग प्रमोट कर सकते हैं, यही ये नहीं कहना चाहिए। विवेक जी पर्सन मेरे दोस्त हैं, हम लोग जहां जहां उनकी बात कहते हैं हम तो इसी तरह प्रमोट कर सकते हैं, कोई हमारे पास करोड़ों रुपया थोड़ी नहीं, कोई प्रमोट तो उन लोगों का करना चाहिए जिन पे करोड़ों करोड़ों रुपया है और जो विदेश में मंदिरों में जाकर के चढ़ाते हैं, जो सोना चढ़ाते हैं, उनको बनाना चाहिए ना कि हिंदुस्तान में कोई भी हिंदू सनातनी जिसके साथ अन्याय होगा हम उसको इतना रुपया देंगे कि उसको उसके मरने पे उसके घर वालों को बाद में भुखमरी नहीं झेलनी होगी। आप बनाइए ना, क्यों वो अकेले लड़ रहे हैं, तो फिर ये नीरज जी क्या कर रहे हैं, फिर जीडी बख्शी, आरएसएन पुष्पेंद्र क्या कर रहे हैं, सब लड़ रहे हैं ना, ये मत कहिए। हर आदमी अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है। विवेक जी ने फिल्म बनाई थी पुरानी, हम सब लोग ने उसको प्रमोट किया था, तो फिल्म बना के प्रमोट करने से समस्या सॉल्व हो जाएगी क्या? फिल्म बनाई और आप 30 साल 32 साल के बाद भी एक फिल्म का इंतजार कर रहे थे कि उसके बाद आपको पता चलेगा कश्मीर में क्या हुआ, तो माफ कीजिएगा फिर आपको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। सोई हुई कौमें फिल्में बनाने से नहीं जगती हैं, जिंदा कौमें घटना होती है 5 मिनट के बाद प्रतिक्रिया दे देती है। हम 32 साल के बाद एक फिल्म बनी है, ठीक है, इज ए गुड, ही इज अ डायरेक्टर, ही इज एन एक्टर, उनकी वो बैकग्राउंड है, वो यही काम कर सकते हैं, उन्होंने अपना काम कर दिया। लेकिन आप 30 साल बैठे हुए थे इस इंतजार में क्या? किसी ने फाइनेंस क्यों नहीं किया? हमारे यहां करोड़ों करोड़ों रुपया चढ़ता है, ऐसे लोगों को किसने फाइनेंस किया? किसी ने फाइनेंस किया? मुझे मालूम है कैसे कैसे कोविड में उनकी कई बार शूटिंग कैंसिल हो गई, कई बार उनका नुकसान हुआ, हमने पूछा। हम किसी को 10 रुपए देने में 5 बार पूछते हैं, लेकिन हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं सर। ठीक आप है, सिंपल जाइए, उनसे कहिए कि भाई आप बताइए कि कहां कुछ दें और आप कुछ, ठीक है वो फिल्म बना रहे हैं, वो उनका काम है, बनाना चाहिए, अच्छी बात है, गुड। व्हाई विवेक ओनली, व्हाई नॉट अदर्स? तो 100 लोग होने चाहिए ऐसे। फिर मैंने कहा कि मैसेंजर ऑफ गॉड नाम की एक फिल्म आती है, मोहम्मद वाली फिल्म आती है, उसमें एक जरा सा म्यूजिक दे दिया था ए आर रहमान ने, तो मुसीबत हो गई थी। कोई बुरखे के खिलाफ बनाता है? एक बॉम्बे फिल्म आई थी, उस बॉम्बे फिल्म के अंदर एक मुसलमान लड़की का एक हिंदू लड़के के साथ अफेयर हो गया था और वो कुरान पढ़ते पढ़ते चली गई थी, बवाल हो गई, आग लग गई पूरे देश के अंदर। थिएटर सरकार जला आगे दिया आप था। जिंदा कौन होने, वही मैंने कहा कि सर जिंदा होने का सबूत दें। बस विवेक भाई हैं, अनुपम खेर हैं, कैलाश खेर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लगातार जिस तरीके का प्रयोग वो कर रहे हैं, जिस तरीके के भजन और जिस तरीके के वो गीत ला रहे हैं, उसमें हमारे हमारे पूरे शिव से लेकर के तमाम सारी चीजों को जिंदा कर रहे हैं। तो ऐसे लोग नए म्यूजिक के साथ ला रहे हैं, हम उनके साथ भी खड़े हुए हैं, लेकिन हमारे खड़े होने से हम ताकत तो दे सकते हैं, पैसा नहीं दे सकते भाई। कैलाश खेर जी अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो भाई अपना एजेंडा कैसे लागू करेंगे? उनको, उसके खिलाफ जो दुश्मन है उनको तो अरबों खरबों रुपया कहां से आ रहा है, ये फिल्म बनाओ, वो फिल्म बनाओ। आज के दौर में भी आपके एंटी फिल्में बन रही है, आज भी आश्रम फिल्म बन रही है, हजारों ये संत, ये जो हमारे आश्रम में लोग बैठे हुए हैं, करोड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टियां हैं लोगों के पास, लाखों संत हैं, कोई गया कोई निकला कि आश्रम के अंदर आपने ये गंदगी क्यों दिखाई? क्योंकि आप अंदर से वीक हैं, आप कमजोर हैं। पालघर में 2 लोग मारे जाते हैं, क्या कर लिया आपने? कुछ नहीं किया। टेलीविजन पे एक बेचारे टेलीविजन के चैनल के मालिक को सुबह शाम बेचारा वो चलाया जा रहा है, टेलीविजन से लड़ाई लड़ना चाहते हैं, फेसबुक से लड़ाई लड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप से लड़ाई लड़ना चाहते हैं। भाई पालघर हुआ चले गए, फिर बढ़ जाओ आगे, फिर किसी की हत्या हो गई, फिर बढ़ जाओ आगे। आप तो दुश्मन से भी नहीं सीखना चाहते। अपने आदमी में आपको बहुत कमियां नजर आती है, दूसरे में नजर नहीं आती। मेरा ये मत है, मेरा ये मत है, मेरा, हमने तो जब भी कुंभ होता है तब हमने देखा है साहब पहले कौन लड़ेगा साहब, इस पे झगड़ा होता है, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि भारत में 4 शंकराचार्य हैं। एक शंकराचार्य का तो मुझे जब पता चला, जब मैं मिलने गया तो मैं वहां उनसे मिला। अच्छा मेरे बारे, मेरी तो बैकग्राउंड आप जानते हैं, मुझसे कोई कहता पुष्पेंद्र जी यहाँ है, बड़े महन जी है, मैं चला जाता हूँ मिलने को, चलो वो मिलने बुलाया। अब बाद में पता चला कि साहब ये नकली शंकराचार्य है, असली कोई है। अरे मैंने कहा भाई मुझे तो कुछ नहीं पता, मुझसे क्यों कह रहे हो? मुझे तो जो सामने है ये तुम्हारा काम है, ये पुष्पेंद्र का काम नहीं है, सरकार का काम नहीं है। अगर इस देश में शंकराचार्यों को लेकर के भी विवाद है तो ये मेरी गलती नहीं है, ये उन लोगों की गलती है जो शंकराचार्य को बनाते हैं, ये उनके मतभेदों का मामला है। शंकराचार्य का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, आप सोचिए जरा। हम हर चीज सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे, फिर कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला ठीक नहीं है, तो गए क्यों थे भाई आप उनके पास? मुसलमानों का मामला चला जाए, आप पूरे देश में जाके सर्वे कर लीजिएगा। नीरज भाई आज मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आप कोर्ट का सर्वे कर लीजिए, आप
थानों का सर्वे कर लीजिए, 10 थानों का आप सर्वे कर लीजिए एक दिन, और 10 थानों में जाइए, कितने झगड़ों की रिपोर्ट एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान के खिलाफ लिखाई हो। किसी थाने को सर्वे कर लीजिए, नहीं कोर्ट मिलती। में देख लीजिए कितने मुसलमान एक मुसलमान दूसरा मुसलमान के खिलाफ लड़ रहा है। टोटल पॉपुलेशन का 0.001% भी नहीं है। यहां सगा भाई सगे भाई के खिलाफ लड़ रहा है। तो मतलब हम ये अपनी कमजोरी, अपनी मक्कारी को छुपा करके और दूसरों को सिर्फ गाली देकर के राष्ट्रवाद नहीं चला सकते सर। हमें अपने गरिबान में झांकना होगा और उसमें से छोड़ना होगा, तब बात बनेगी। लिहाजा फ्रांस ने कानून बना दिया, पर हमारे यहां भी बनना चाहिए। अरे फ्रेंच पेपिल तो बनो, हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए, लेकिन हिंदू हम नहीं है। होली मनाना, दिवाली मनाना हम हिंदू समझते हैं। दिस इज नॉट फेयर, एब्सोल्युटली नॉट फेयर। आपके अंदर के जो गंदगी है उसको बाहर मारिए ना, उसको निकालिए, लठ लेके निकालिए। जो इस तरीके की बकवास करे, जो इस तरीके की भजन कीर्तन करे, जिसके अंदर बकवास करे, उठा के भगाइए उसको, बाइकआउट कीजिए उसका। लेकिन उससे तो करोड़ों रुपए आप देने चले जाते हैं। लेकिन नीरज अत्री से नहीं पूछा, तुफैल चतुर्वेदी से नहीं पूछा, जीडी आरएसएन से नहीं पूछा, प्रोफेसर कपिल कुमार से नहीं पूछा कि किताब लिखने में जान निकली जा रही है उनकी, नहीं पूछा आपने। कभी कैलाश खेर से पूछा, भाई तू कैसे रहता है, इतने अच्छे अच्छे गीत लिख रहा है, तू सनातन की बातें कर रहा है, तेरी मदद कैसे हम कर सकते हैं? या तो मदद भी हम दे देंगे कि आदिवासी आदमी को, बच्चों को, आदिवासियों को मैंने देखा, मुझे शर्म आई। इस बार मैं बालाघाट गया था, मुझे बताया लोगों ने कि साहब यहां तो ये हाल है कि पाखंड है हमारे यहां, कि साहब हम बड़ा आदिवासियों में काम कर रहे हैं। एक आदिवासी नंगे बच्चे को तस्वीर में एक केला, 1 पीस ऑफ द बनाना, उसको 7 लोग पकड़े हुए हैं केले को। 7 लोग एक केले को पकड़ के एक नंगे बच्चे को तस्वीर खिंचवा रहे हैं। जितने लोग उनको जूतों से मारना चाहिए। किसी आपने पादरी को देखा, किसी फादर मक्कार को देखा, किसी नाजायज मदर को देखा कि वो जो गांव के वहां आपके आनंद से लेकर के गढ़चिरौली में जहां जहां काम कर रहे हैं, किसी की तस्वीर आज तक देखी? कोई बता सकता है किसी पादरी ने कैसे किसी आदिवासी को कब कन्वर्ट किया? पेप्सी, कोला और बिस्कुट के ऊपर शादियां हो रही है। एक पेप्सी पिला दीजिए, लड़की शादी कर लेती है, एक बड़ा इंग्लिश का अखबार फ्रंट पेज पे छापता है। हमें शर्म नहीं आती? हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं राष्ट्रवाद की, सब कुछ, और ये हिंदू और वो हिंदू, और हम जमीन पे काम कर रहे हैं, हम 100 साल से काम कर रहे हैं। अरे भाई, ऑस्ट्रेलिया से आकर के एक आदमी उड़ीसा के अंदर काम कर रहा था। 2.5-2 करोड़ की पॉपुलेशन है उस मुल्क की। वो वहां से आकर उड़ीसा में काम कर रहा था, पूरा परिवार लगा हुआ था, कन्वर्जन कर रहा था। आप अपने ही देश के, अपने ही लोग जो आपकी बोली, आपका आप नहीं, क्योंकि आप पाखंडी हैं, आप मक्कार हैं, सत्ता के दलाल हैं। आपको सिर्फ सत्ता चाहिए, कुल मिलाकर के 4 काम करेंगे, फोटो लगा देंगे, बायोडाटा देकर के एमएलए की टिकट मिल जाए। हमें नहीं मिलेगी तो फिर कास्ट का लगाएंगे, ये कास्टवाद है, फलाना है, ये दिमाग का है। हम अपने कैरेक्टर को नहीं देखना चाहते, अपने चरित्र को नहीं देखना चाहते। सबको लाइन लग के सत्ता चाहिए। मैं एडवाइजर बन जाऊं, कल मुझे टिकट मिल जाए। टिकट नहीं मिले, ब्राह्मणों के खिलाफ है मोदी, और दलितों के खिलाफ है, यादवों के खिलाफ है, इसके खिलाफ है, उसके खिलाफ है। लेकिन ये कोई नहीं कहेगा कि ये किसी के खिलाफ हो सकता है, लेकिन राष्ट्र के खिलाफ तो काम नहीं कर रहा ना। इसलिए हमारा स्वार्थ सिद्धि जिसमें होगा, तब तक तो राष्ट्र, हिंदू सब कुछ है। हमारा स्वार्थ नहीं हुआ तो अरे साहब ये बीमारी है, एब्सोल्युटली बीमारी है। आपके साथ दुश्मन रोज यही कर रहा है, लेकिन आप उससे नहीं सीखते। नीरज जी, ठीक कह रहे हैं रमन जी। जब तक वसीम रिजवी इस्लामिक थे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जैसे ही त्यागी बने लैंडेड इन जेल। क्या चाहते हैं गवर्नमेंट हमारी? लवंडा रिफ्यूज क्रिश्चियनिटी, नो इंटेंस कवरेज बाय मीडिया। हाँ, यही पुष्पेंद्र जी भी यही कह रहे हैं आपसे कि लवंडा के बारे में तो कवरेज किसी ने किया ही नहीं है, और गवर्नमेंट का भी कवरेज न करे। नीरज भाई, कोई कवरेज करे न करे, आज आपको और मुझे कवरेज की जरूरत है। आज सोशल मीडिया के मामले से इतना जबरदस्त दबाव बना हुआ है कि देश के चैनलों की एडिटोरियल मीटिंग में शाम के 7 बजे ये तय करते हैं मार्केटिंग का आदमी कि भाई ये मुद्दा उठा दिया है देश के 15 लोगों ने, यही नंबर 1 है, इस पे करिए, टीआरपी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। आप 90 करोड़ लोग अगर आप ये तय कर लें कि ये जो फटीचर हिंदी के अखबार जो पैकेज बांटते फिरते हैं, जो इधर उधर के प्रोग्राम स्पॉन्सर करते रहते हैं, जो सरकारों को बुलाएंगे, बिल्कुल 2-2 कौड़ी के हिंदी अखबारों को मैंने देखा है। अंग्रेजी अखबारों को तो छोड़ दीजिए, उसमें तो बहुत ही बड़े बड़े दलाल, बहुत ही बड़े बड़े दलाल हैं। तो मेरा कहना है कि एक बार ये हिंदू सनातनी तय कर लेंगे, ये अखबार हम नहीं लेंगे, 2 महीने तक दुकान बंद हो जाएगी। ये टेलीविजन नहीं देखेंगे, बंद हो जाएगी। आपके पास तो वो पावर है जिसमें आपको कहीं नहीं जाना, बिस्तर पे लेटे लेटे रिमोट बंद कर देंगे, टेलीविजन नहीं देखेंगे क्योंकि ये हिंदू सनातनियों के खिलाफ गलत खबरें देता है। हाँ, बंद हो जाएगी दुकान। कौन सी आइडियोलॉजी? तो घर बैठे किया जा सकता है ये सब।
दैट्स व्हाट आई एम सेइंग माय डियर सर, कि आपको हम्म, जिस चीज में कुछ नहीं, आपकी आइडेंटिटी भी नहीं पता चल रही अगर आप बहुत डरपोक हैं तो, हम्म, लेकिन आप कुछ नहीं करना चाहते। सरकार सरकार नहीं हम्म, करती भाई, दुनिया में सरकारों का काम नहीं होता मंदिर की रक्षा करना, सरकारों का काम हम्म। नहीं है। तो प्रेशर पड़ेगा तो वो करेंगे। मस्जिदें बना रहे हैं, वो मस्जिद बना हम्म, रहे हैं, वो मज़ारे बना रहे हैं, वो बना देते हैं और आप जाके कहते हैं देखिए साहब पुष्पेंद्र जी आप यहाँ मज़ार बना दिए। मुझे इस तरीके के मैसेज आते हैं नीरज भाई, कि देखिए रतलाम हम्म, में आपको आना है और आपके भाषण की बहुत जरूरत है। मैं कभी-कभी सोचता हूँ मेरा भाषण जो है वो कोई दवा है क्या? रतलाम का घर, हम्म। एक गाँव खाली हो गया, वहां से मुझसे लोग ये कह रहे हैं कि आप यहाँ के भाषण दीजिए। मैंने कहा मेरे भाषण देने से क्या हो जाएगा भाई? तुम पुष्पेंद्र वहां जी नहीं पहुंचोगे तो उससे तुम लड़ोगे नहीं। नहीं, जी। आपके भाषण से प्रभाव तो पड़ेगा लोगों में। नो नो वो जैसे बट कहते क्या हो, बट बस कोई मेरे भाषण इज नॉट अ रेमेडी भाई, आपको अवेयर है, हैं। आप समझ रहे हैं तो आप लड़िए ना, आप कोई लड़ नहीं पा रहे। हम्म, अरे मेरे हम्म, भाषण अपनी जगह है या आप जो कर रहे हैं अपनी जगह है, लेकिन कोई मतलब सब जगह हम जाएंगे तो उससे ठीक हो जाएगा, अरे भाई हम आ गए फिर चले फिर हो जाएगा। हम कोई हम्म, एडमिनिस्ट्रेशन थोड़े नहीं है। आपके अंदर हम्म, क्यों नहीं ताकत है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में दबाव बनाए और एडमिनिस्ट्रेशन आपकी सुने? आपकी सही बात नहीं सुन रहा और उनकी गलत बात सुन रहा है, तो किसके दबाव में हम्म, एडमिनिस्ट्रेशन? एग्जैक्टली, एडमिशन की तनख्वाह बिल्कुल। मिलती है, एक थानेदार को तनख्वाह अगर 50,000 रुपए मिलती है तो समाज ये कहे कि तू सरकार की ऐसी की तैसी यार, तुझे 50,000 मिलती है, तू सच बात करेगा और सही क्रिमिनलों को पकड़ेगा, हम तुझे 1 लाख रुपए देंगे महीना, क्या करेगा? हम्म, अगर वो बिकने के लिए तैयार है तो ढंग से खरीद लो फिर। अगर लड़ाई यही है तो आप उससे हाई मॉरल की हम्म, बात क्यों कर रहे हो? लड़ाई के नियम आप तय नहीं बिल्कुल। कर रहे, लड़ाई का नियम दूसरा तय कर रहा है। हाँ, तो दिस इज मतलब इज ऑल हम्म, मतलब एक तो बड़ी इमोशनल बातें से बात बननी नहीं है सर। सर हम्म। Simplification. When would we start seeing SC Bose and other true Indic heroes on Indian currency? It is time to break monopoly of Mohandas Gandhi on Indian currency. क्या? अब देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। देखिए जी। ये एक कैलेंडर है, मैं आज ही मुझे कुछ लोग प्रेजेंट करने आए। नीरज भाई मेरा इतना दिल खुश हुआ इस कैलेंडर को देख करके। इस जी। कैलेंडर में देखिए आज के युवाओं के पास कितना टैलेंट है और वो कितना बड़ा काम कर रहे हैं, और कमाल का काम ये कर रहे हैं कि ये कैलेंडर बनाया है, ये पुणे के कोई साथी हैं नीलेश नाम के साहब ने, और उन्होंने वहां से भिजवाए, वो देने आए। लेकिन इसमें क्या किया है नीरज भाई, कि हर तारीख को एक क्यूआर कोड दिया हुआ है, हर तारीख में एक क्यूआर कोड है, और उस डेट से रिलेटेड क्या हमारे उस दौर की कोई घटना है, उस दौर में कोई घटना घटी है, उस दौर में किसका जन्मदिन है, कौन मारा गया, हर डेट पे क्यूआर कोड है। आप सोचिए वाह! हर डेट पे क्यूआर कोड। बहुत आप बढ़िया। मतलब यू विल मतलब इस मतलब कमाल में, मतलब आपने इस पे क्यूआर कोड या 5 तारीख को कोई घटना घटी थी और नीरज जी ने अगर उस घटना के बारे में कोई वर्णन किया तो आपकी क्लिप मिल जाएगी यूट्यूब पे। अच्छा, वेरी गुड, वंडरफुल। सब में, और ये जो लोग हैं ये पूरे तरीके से वहां इनके सुभाष चंद्र बोस के चाहने वाले लोग हैं, पूना में हैं। हुँ, अब इस कैलेंडर हुँ, को बनाने में सोचिए कि बड़ा हाई स्टाइल कैलेंडर बनाया उन बेचारों ने। अब ये मेरे पास, हुँ, मैंने कभी मुझे 4-5 भेज दो, ये कोई मेरा ख्याल है 300-400 रुपए का पड़ पा रहा है उनको कॉस्ट में, तो मैंने कहा आप मुझे हुँ, भेजिए मैं बात करता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं, आज की जनरेशन के हिसाब से अच्छा काम कर रहे हैं। अब इसको मैंने जब अपने बेटे को दिखाया तो ये थ्रिल्ड, दे आर गुड। हुँ, आज के गजेट के बारे में दे आर सो, मतलब उसने देखा ये सो हैप्पी, बोला कि इसे वंडरफुल, बोला इसको तो हम प्रमोट हुँ, कर सकते हैं। तो मेरा कहने का हाँ, सेंस है कि भाई हम छोटी छोटी चीजें तो देखें। ये दीवार पे लगा हुआ कैलेंडर सुभाष चंद्र बोस का, इसके हर डेट पे यहां से लेके वहां तक वो सारी तस्वीरें आप देखेंगे अलग अलग लगाई हैं, और हर डेट पे कोई ना कोई, किसी पे वीडियो मिलेगा, किसी पे ऑडियो मिलेगा। ये कितना बारीकी हुँ, का काम किया उन्होंने। हुँ, तो दिस बहुत इज, बढ़िया। अब ये जो लोग हैं वो कोई इनका नीरज आर वाई करके है, आई डोंट नो, मैं डाल दूंगा। लेकिन हम हुँ, ऐसे लोगों को मजबूत करें जो हुँ, जागृति ला रहे हैं। अभी तो हुँ, सबसे बड़ी बात ये भाई साहब कि अभी तक हम ये समझ ही नहीं पाए कि इट वाज ए ट्रांसफर ऑफ पावर, इट वाज नॉट ए आजादी। हुँ, तो आप सोचो हमें ना तो कि जो हुँ, लिखा हुआ वही नहीं पढ़ पा रहे हम। ठीक। देखो मैं छोटी इन चीजों को मैं इसलिए प्रमोट करता हूं कभी कभी, मैं कह रहा यार देखो, हम कोई अमिताभ बच्चन नहीं है, हम कोई फिल्म स्टार नहीं है, लेकिन अगर हुँ, हमारे बीच में से यंग लड़के यंग बच्चे कुछ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लॉजिकल कर रहे हैं, कोई कम्युनिज्म नहीं फैला रहे, कोई देश में तोड़फोड़ नहीं कर रहे, अपनी बात को आज के माध्यमों के इस्तेमाल करके बड़ी बात, तो हमें उन्हें प्रमोट करना चाहिए यार। हाँ, हमारी ये बिल्कुल। हैसियत तो है कम से कम कि वो ये जी। समझते हैं कि हमारे कहने से कुछ इनको हम उनकी चीज वो हो सकती है, तो हम कहते हैं चलो हुँ, यार,
तुम ये अच्छा काम कर रहे हो, 300-400-500 रुपए शायद का कैलेंडर पड़ता होगा बेचारों का, बट मैंने कहा डोंट वरी, वो आज ही मुझे दिन में दे के गए हैं, और ये तमाम सारे लोग इंडियन नेशनल आर्मी के सपोर्टर हैं और बड़ा काम कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ पीपल आर डूइंग। My only request and appeal to all those who are really concerned for our future of this nation, especially Sanatani, especially the nation, प्लीज अपने शहर में, अपने इलाके में जो लोग जेन्युइनली बगैर किसी संगठन के, बगैर किसी पॉलिटिकल पार्टी के कुछ भी छोटा काम कर रहे हो, प्लीज उनको अपने सामर्थ्य के हिसाब से सपोर्ट कीजिए। और मैं आखिर में, नीरज भाई आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आखिर में जो एक स्लोगन कहता हूं, मैं फिर वो कहूंगा, ये हर हिंदुस्तानी, हर कॉन्शियस सनातनी इस बात का ध्यान रखे कि अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए। अगर ये तीनों कामों से, किन्हीं कारणों से आप असमर्थ हैं, तो जो चिल्ला रहे हैं कम से कम उसके पास जाके खड़े हो जाइए। ये भी ताकत बहुत है, और ये जिस दिन भी करने लगेंगे, ये दो आपको मार्केट में 20-25 लोग नजर आ रहे हैं, ये 20-25 करोड़ हो जाएंगे। इससे आसान बात मैं नहीं कह सकता। राइट सर? जी सर। जी, मुझे लगता है कि क्वेश्चंस तो भी बहुत हैं, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी नहीं किया था इतने लंबे लाइव के लिए। नीरज भाई, मैंने आपसे एक बात साफ की कि आपका मैं आदर एक अध्यापक की तरह करता हूं, और आपको लेकर के मेरे मन में एक बिल्कुल अलग भाव है। यूं तो हिंदुस्तान में यूट्यूब चलाना एक लोगों का लिए वो हो गया है कि यूट्यूब चलाते हैं लोग, लेकिन नीरज अत्री को लेकर के मेरे मन में जो भाव है, उसमें आप मुझसे 10 घंटे भी कहेंगे तो मैं नीरज भाई आपसे ना नहीं कहूंगा, क्योंकि ये आप जो काम कर रहे हैं ये आसान काम नहीं है। हम सब लोग अपनी अपनी जगह, जो हमारी स्थिति है, हम सब लोग कुछ छोड़ के ये काम कर रहे हैं। ये अपनी बेरोजगारी मिटाने और जीवन में कुछ नहीं है तो उसकी वजह से कोई राष्ट्रवाद आया हो, ऐसा नहीं है। हमने वो जिंदगी जी जिस जिंदगी को हम सब लोगों ने करा, और अब ये लगा कि हमें ये करना चाहिए, तो न किसी पे हम एहसान कर रहे हैं, न किसी से हम शिकायत कर रहे हैं, लेकिन भाई हम जो बात कह रहे हैं उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि हम में से कोई आदमी किसी पार्टी के ऑफिस में टिकट लेते हुए जिस दिन दिख जाए, उस दिन उसको सुनना बंद कर दीजिएगा। हमारा कोई एजेंडा नहीं है। हम इंडियन एक्सप्रेस के वो एडिटर नहीं है कि अपने रहते हुए बहुत महान निष्पक्ष पत्रकार बने, फिर 2 किताबें लिखी और फिर एक पार्टी के ऑफिस में गए और टिकट ली और चुनाव लड़के फिर वहां चले गए। हमारा कोई एजेंडा नहीं भाई। हम बहुत सिंपल लोग हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं। बकौल RS सिंह साहब के, अपना कर्तव्य पूरा कर दीजिए, उसके बाद जिसको जो करना है वो करे, इससे ज्यादा हम नहीं सोचते। जी 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 सर, हुकुम करें। जी, बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों की ओर से आपका पुष्पेंद्र जी, और आपको सुन के बहुत अच्छा लगता है और ऊर्जा मिलती है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और मैं दर्शकों से भी यही निवेदन करता हूं कि जो पुष्पेंद्र जी ने कहा उसे चरितार्थ करने का प्रयत्न करें, कि जहां बैठे हैं जिस प्रकार काम कर सकते हैं वैसे करें। और पुष्पेंद्र जी हैं, RSN सिंह है, पूरी की पूरी टीम है जो ये काम करने में देश भर में लगी हुई है। जिस प्रकार से जिनका सहयोग जैसे बनता है वो अवश्य करें, ताकि हम जो बार बार इकोसिस्टम की बात होती है वो करने की आवश्यकता ही ना पड़े, काम अपने आप होता रहे। तो इन्हीं के साथ पुष्पेंद्र जी एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू, ऑलवेज देयर, जी, प्लेजर टू सर्विस। भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय हिंद।